ओके, सो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये जो मेंडल भाई साहब है इनके बारे में पढ़ना शुरू किया था, है ना। और शायद यहाँ तक हमने पढ़ा था, है ना। तो देखो, रीजंस क्या है इग्नोरेंस के। मेंडल जो सर थे उनको इग्नोर क्यों किया गया, है ना। देखो, कुछ पॉइंट है कि उनका जो रिसर्च है वो बहुत पहले मतलब जो टेक्निक्स अवेलेबल थी उस समय पे, है ना, उस हिसाब से बेटा थोड़ा सा बहुत आगे की सिचुएशन के बारे में सोचा उन्होंने। सो हिज रिसर्च वाज मच अहेड ऑफ टाइम। दूसरा है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था यार, वो खुद भी बहुत कम बोलते थे, ये भी एक मुद्दा है। और उस समय इतना क्या बोलते हैं कि इतना कम्युनिकेशन नहीं था, है ना। मतलब छोटी छोटी बातें फटाफट फैल जाती है। अभी सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है ना, कि इंटरनेट से पूरी दुनिया प्रॉपरली कनेक्टेड है। वैसा उस समय बिल्कुल भी नहीं था, और इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ही स्लो हुआ है। देखो, कम्युनिकेशन क्यों इशू करता है, क्योंकि अ, आप समझ सकते हो कि ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री है जहाँ पे ये भाई साहब थे, है ना। और इंग्लैंड, है ना, मतलब बीच में बहुत बड़ा रशिया है। तो एक छोर पे एक जन है, दूसरे छोर पे एक जन है, तो बेटा उनके बीच में अगर थोड़ी भी बात होती, डार्विन और मेंडल के बीच में, ठीक है, तो एक प्रॉपर कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन सकती थी, क्योंकि दोनों का जो भी रिसर्च है वो एक ही टाइम पे था और एक ही वे पे जा रहा था, ठीक है। दूसरी बात है कि उनको इग्नोर इसीलिए किया बिकॉज ही यूज्ड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों चीजें उन्होंने यूज की थी। यार ये तो मतलब ऐसा हो गया ना, बायोलॉजी में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, है ना, मैथमेटिक्स की बातें बोल रही जा रही है स्टैटिस्टिक्स। तो वैसे भी लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके बाद आता है अनेबल टू प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर्स। अब देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साइंस में, वो है कि आपको जब जो चीज आप बोल रहे हो ना, उसके बारे में कुछ ना कुछ तो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अब आप सिर्फ ओनली बोल दोगे कि हाँ ये जीन है, ये फैक्टर है, इसके अंदर ये है, उसके अंदर उसको कैपिटल टी लिखो, इसको, ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। बट क्या, हाँ, है ना, हम लोग हर किसी की बात को इम्पोर्टेंस देंगे क्या? हम लोग तो ये बोलेंगे ना, भाई ऐसा है, देखो आप करके दिखाओ। अब किसी ने बोल दिया कि यार प्लास्टिक से पेट्रोल बनता है, बड़ा ये हुआ, न्यूज आई, ये हुआ, वो हो गया। बट जब उसको साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने लाया गया तो वो कर नहीं सका, मतलब उसका जो भी रिसर्च था वो काम नहीं कर सका, तो वो लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि प्लास्टिक से पेट्रोल वेट्रोल कुछ बनता नहीं है, ठीक है, वैसे ही डींगे हाँक रहा है। ऐसा होता है। सो यू नो, जब तक आप उसको प्रूफ नहीं करते या फिजिकल उसका एग्जिस्टेंस नहीं दिखाते, तो जो आज तो हम लोग मानते हैं जीन क्या है, डीएनए क्या है, उस समय तो उनको कुछ पता ही नहीं था। तो फैक्टर क्या चीज है वो कुछ नहीं बता पाए। पांचवा पॉइंट, ही हिमसेल्फ वाज नॉट कॉन्फिडेंट। अभी मैंने आपको जैसे हॉकवीड वाले प्लांट के बारे में, नागेली जो सर थे, उन्होंने जो इनको प्लान दिया था वो तो बेटा पार्थेनोकार्पिक था, इसलिए इनके रिजल्ट खुद के ही फेल हो गए। तो इनको लगा कि यार कुछ ना कुछ तो अपने ही रिसर्च में गड़बड़ है, ठीक है, इसलिए वो खुद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट तो थे नहीं। एक और पॉइंट है पॉपुलैरिटी। उस समय जो डार्विन की थी ना, वो तो उन्होंने क्या किया था, जबरदस्त, मतलब एकदम इवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया, जो सबके दिमाग हिलाने के लिए काफी था। तो सबका ध्यान डार्विन की तरफ था, और इसीलिए ये जो मेंडल भाई साहब है इनको किसी ने देखा ही नहीं, ठीक है। और दोनों ही सेम टाइम पे ही रिसर्च कर रहे थे, दोनों ही सेम टाइम पे काम कर रहे थे। तो ये भी उनका लिए बेटा थोड़ा सा नुकसान वाला हो गया। बट व्हाट हैपेंड, ठीक है। तो देखो मेंडल ने किया क्या था। मेंडल के एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या है, देखो यहाँ पे सिंपली हम लोग नोट कर रहे हैं, ये मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, नॉर्मल पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ आप नोट कर सकते हो कि उन्होंने जो मटेरियल लिया था वो था बच्चों पाइसम सटाइवम, ये नाम का प्लांट, पाइसम सटाइवम। इसको आज हम लोग गार्डन पी भी बोलते हैं, ठीक है। स्वीट पी अलग होता है भाई, ठीक है, याद रखना, ठीक है। पाइसम सटाइवम, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, द गार्डन पी। ठीक।
नाउ व्हाई ही सिलेक्टेड द पी प्लांट, इसके कुछ कारण हो सकते हैं। व्हाई द पी प्लांट, पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया? देखो, इजी टू कल्टीवेट, सबसे पहला तो है कि इसको कल्टीवेट करना, मतलब इसका प्लांटेशन करना आसान है, सो इट इज इजी टू कल्टीवेट, ठीक है, इसीलिए इसको चुना गया। दूसरा, इट हैज अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, मतलब देखो यार, बहुत जल्दी जल्दी बेटा इसका हमें जनरेशंस मिलती है ना, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन जल्दी जल्दी मिलती है, मतलब 2-3 महीने में उसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है। इसलिए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी इसका जो है नया जनरेशन ले सकते हैं और रिजल्ट को बहुत जल्दी टैली कर सकते हैं। तो 2-3 महीने में इसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, इसीलिए ये बढ़िया प्लांट है। उसके बाद इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, तो देखो एक प्लांट के ऊपर बहुत सारे पॉड आते हैं और एक पॉड में बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है, मटर के दाने होते हैं। ऑब्वियसली बेटा इतने सारे पॉड और इतने सारे मटर के दाने अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं तो बेटा हमारे पास बहुत जबरदस्त सैंपल क्रिएट हो जाता है। तो जितना ज्यादा सैंपलिंग होता है उतना अच्छा होता है बेटा एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना। तो ये हमें हमेशा समझ में आना चाहिए कि जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो हमें ये बिल्कुल क्लियर रखना है, जब भी आप भी कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो सैंपलिंग का बड़ा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सैंपल रखोगे उतने ज्यादा चांसेस होते हैं सही रिजल्ट आने के, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज अ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, देखो अब यहाँ ये नोटिस करने वाला पॉइंट है कि इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। अभी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? देखो, अगर मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि फ्लावर का कलर, अभी फ्लावर का कलर रेड है, फ्लावर का कलर व्हाइट है, तो ठीक है, ये दो ही कलर है, मतलब ये है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। बट अगर हो सकता है कि फ्लावर के कलर में रेड भी है, व्हाइट भी है और पिंक भी है, तो पिंक मतलब एक कैरेक्टर के दो ट्रेट अगर है तो उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। बट अगर 3 ट्रेट है, 4 ट्रेट है, 5 ट्रेट है, तो फिर बेटा हम उनको कहते हैं इंटरमीडिएट कैरेक्टर। तो ये जो स्टार मार्क लिखा है उसको यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है, दैट इज नो इंटरमीडिएट कैरेक्टर। सिर्फ मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, मतलब डेफिनेटली बेटा, है ना, उसमें कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स नहीं है, मतलब एक कैरेक्टर के सिर्फ 2 ही ट्रेट अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे कैरेक्टर इसमें भरपूर थे, इसीलिए है ना इसको फायदा भी हुआ और बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट कर सके। नाउ एक और पॉइंट है, इट इज अ नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। अब इसका एक फायदा है, आपको जो क्रॉस करना है वो आप करोगे, बट वो प्लांट खुद से क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करेगा, मतलब आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन बड़ा ही रेयरली होगा। सो इट इज नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। इस प्लांट को अगर आप देखोगे, इसके फ्लावर्स को अगर आप याद करोगे, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर को अगर याद करते हो 11th स्टैंडर्ड के, तो फैबेसी फैमिली पढ़ी है हम लोगों ने पी प्लांट की, और फैबेसी पहले फैमिली में वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है ना, एक वैक्सिलम होता है, 2 विंग्स होते हैं और एक होता है कील। ये जो कील होता है ना वो है ना एंथर को पूरी तरह से कवर करके रखता है, इसीलिए एंथर जो है बाहर कभी है ना एक्सपोज ही नहीं होते, और इसीलिए बेटा यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, पी प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन होता नहीं है। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करना चाहते हैं, अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं, तो हमारे लिए बेटा आराम से है ना हम लोग कर सकते हैं, बस उसका कील निकालो, ठीक है। कील मतलब है ना कैरीना या कील, ये वर्ड मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो निकालो और उसमें से एंथर निकालो और बस हो गया, फिर आपका काम बन गया, ठीक है। देखो, फ्लावर्स रिमेन क्लोज्ड, तो फ्लावर क्लोज रहते हैं, ओपन होते नहीं है, मतलब कील उसका ओपन होता नहीं है, इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन ही इस प्लांट में होता है। तो ये बड़ा सुटेबल मटेरियल है यार, है ना। नाउ देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डन इजीली, बहुत आसानी से हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक फ्लावर का पोलन ग्रेन निकालो और दूसरे फ्लावर के ऊपर डाल दो, ये आसानी से किया जा सकता है, मतलब इतना प्रॉपर फ्लावर का साइज है, ठीक है, बड़ा फ्लावर है, अच्छे से एंथर दिखाई देते हैं, उसके पोलन ग्रेन भी हम लोग आराम से कलेक्ट करके अच्छे से उसका स्टिग्मा भी दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन उसका आराम से कर सकते हैं, या आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग बहुत आराम से कर सकते हैं।
इसीलिए पी प्लांट को सिलेक्ट किया गया। ये आसान है, बहुत ही इजी है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं बच्चों, नॉर्मल पॉइंट, बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट। ठीक है, अब आते हैं बेटा इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। जब ये जो मेंडल भाई साहब थे उन्होंने कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए थे, तो इसका आंसर ये है बेटा कि उन्होंने पी प्लांट के लगभग 34 कैरेक्टर्स को उन्होंने लिस्टिंग किया कि ये कैरेक्टर का लेकर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। ऐसे 34 कैरेक्टर भाई साहब ने उठा लिए, लिस्ट कर लिए। अब फाइनल हुआ उनका कि उनमें से सिर्फ 22 कैरेक्टर उनको सुटेबल लगे। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि वो 22 कैरेक्टर के तो कम से कम करेंगे, बट वो सिर्फ 7 ही कैरेक्टर को यूज कर पाए, ओनली 7 कैरेक्टर्स को वो यूज कर पाए। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऐसा हम लोग जानते हैं, बड़ा फेमस है उनका 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ही यूज्ड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब कितने ट्रेट हुए रे? 14 ट्रेट, एक एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट। ठीक है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब ट्रेट कितने बच्चों? 14 ट्रेट। यस, हाउ मेनी ट्रेट बोलो? 14 ट्रेट सर। 14 ट्रेट बराबर, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्टिंग है, यहाँ इंटरमीडिएट कोई नहीं है। ठीक है, सारे कॉन्ट्रास्टिंग है। तो ये बहुत नॉर्मल पॉइंट है, नॉर्मल है, एकदम सिंपल है। अब एक और पॉइंट मैं आपसे नॉर्मल शेयर करना चाहूंगा। पी प्लांट आज हम लोग जानते हैं, पहले मेंडल भाई साहब नहीं जानते। आज हम जानते हैं कि पी प्लांट का जो हैप्लॉइड होता है, मतलब मोनोप्लॉइड, बेसिक क्रोमोसोम नंबर एक्स क्या है बेटा? एक्स मतलब बेसिक क्रोमोसोम नंबर। तो पी प्लांट का जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है वो है 7 क्रोमोसोम। मतलब ये मोनोप्लॉइड, मतलब है ना, मोनोप्लॉइड जो है n इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7। तो हमेशा है ना, बेसिक क्रोमोसोम नंबर x है, उसका रिपीटेशन 1 टाइम हो रहा है तो n है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटा 2n कितना होगा? पी प्लांट का 2n इज ऑलवेज 14, है ना। ये भी सिमिलैरिटी है। ये मजेदार बात है, जो समझने वाली बात है कि ये भाई साहब ने सिर्फ 7 ही कैरेक्टर लिए थे। ठीक है, अब ये एक क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस है, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, 7 कैरेक्टर ही लिए थे, उसके 14 ट्रेट होते हैं। वैसा ही यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पी प्लांट में सिर्फ 7 ही क्रोमोसोम होते हैं, बेसिक क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो ऑब्वियसली डिप्लॉयड उसका 14 होगा, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो लेट्स अभी यहाँ पे आप रियल समझो कि अब ये चैप्टर प्रॉपरली शुरू हो रहा है, जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन इट। सी, अब देखो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या क्या है, इसकी मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के रखी हुई है ना। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे मेरे प्यारे बच्चों, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, बट एक चीज मैंने एक्स्ट्रा की है, पर क्या है पता है आपको? कि मैंने, है ना, वो कैरेक्टर कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट है वो भी लिखा है। कैन यू सी दिस? पर्पल कलर में लिखा हुआ है 4th, 1st, 4th, 4th, 5th, 7th और 1st। आप अगर नोटिस कर पाओ तो चलो 7 कैरेक्टर्स क्या है। पहले तो प्लांट की हाइट। ठीक है, हमने कैरेक्टर्स को अरेंज ऐसा किया है, पहले हाइट फिर फ्लावर। ठीक है, वो फ्लावर के बनेंगे फ्रूट, पॉड, पॉड, और उस पॉड में होता है सीड। ठीक है, ऐसा अरेंज किया है। सो आंसर बेटा यहाँ पे बड़ा सिंपल है, प्लांट का हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड का शेप, पॉड का कलर, सीड का शेप, सीड का कलर। ऐसे बेटा 7 कैरेक्टर जो है हमारे पास में है। नाउ प्लांट हाइट का जीन कहाँ पे मौजूद है? 4th क्रोमोसोम के ऊपर। फ्लावर कलर का जीन पहले क्रोमोसोम के ऊपर। फ्लावर पोजीशन का जीन 4th क्रोमोसोम के ऊपर। पॉड शेप का जीन 4th क्रोमोसोम के ऊपर। तो देखने वाली बात यह है कि 4th क्रोमोसोम के ऊपर तो 3 जीन मौजूद है भाई। प्लांट हाइट का भी जीन, फ्लावर पोजीशन, ये तो बाद में पता चला, मेंडल को यह सब नहीं पता था। ठीक है, मेंडल वाजंट अवेयर अबाउट दिस थिंग्स। ठीक है, हमने तो बाद में ढूंढा है। ठीक है, सो सीड शेप 7th क्रोमोसोम पे और सीड कलर का बेटा 1st क्रोमोसोम पे। आप अगर नोटिस कर पा रहे हो तो फ्लावर कलर और सीड कलर, है ना, इनके जीन एक ही क्रोमोसोम के हैं, 1st क्रोमोसोम के ऊपर ही है। आप नोटिस कर सकते हो कलर वाले जीन पहले क्रोमोसोम पे है, फ्लावर कलर एंड सीड कलर। बट पॉड कलर जो है उसका जीन 5th क्रोमोसोम के ऊपर है, 5वें क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, आप आराम से चीजों को नोटिस कर सकते हो। राइट नाउ
देखो कैरेक्टर तो हो गए, बट कैरेक्टर के 14 ट्रेट है। ट्रेट, एक डोमिनेंट ट्रेट है, एक रिसेसिव ट्रेट है। देखो हाइट का टॉल और डॉर्फ, उसके बाद फ्लावर कलर वायलेट एंड वाइट। ठीक है, फ्लावर का पोजीशन एक्सिलरी या तो टर्मिनल, एक्सिलरी है तो डोमिनेंट है, टर्मिनल मतलब एकदम टिप के ऊपर होगा तो बेटा वो है ना रिसेसिव है। देन पॉड का शेप जो होता है वो इनफ्लैटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड है ना। कॉन्स्ट्रिक्टेड है मतलब बिल्कुल ऐसे दबा हुआ अगर आपको दिखाई देगा, मतलब सपोज ये ऐसा अगर आपको पॉड देखने को मिलता है लाइक दिस, ठीक है, तो ये है इनफ्लैटेड। ठीक है, और अगर बेटा वो इस तरह से दिखाई देगा, अगर वो ऐसा दिखाई देगा आपको ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो ये दो प्रकार के बेटा आपको पॉड के शेप, फली के जो होते हैं शेप का आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे गहरा जो कैरेक्टर है, जो दो कैरेक्टर है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको बात बात करते हैं हम लोग पॉड कलर के बारे में। ये जो पॉड होता है फली, इसका कलर ग्रीन अगर पॉड आपको देखने को मिलता है, जो नॉर्मली आप लोग जाओगे मटर खरीदने, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली बेटा ग्रीन पॉड देखने को मिलते हैं। तो ग्रीन पॉड इज एक्चुअली द डोमिनेंट वन, एंड येलो कलर के पॉड जो आते हैं बेटा वो है रेसेसिव होते हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्रास्ट ये है कि जब आप सीड कलर को देखोगे तो सीड कलर येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज, देखो आपको जो मार्केट में मटर के दाने मिलते हैं उनको कलर लगाया जाता है ग्रीन, ताकि वो ग्रीन दिखे। ठीक है, नहीं तो सूखने के बाद बेटा वो येलोविश हो जाते हैं। आप देखो भुने हुए चने या मटर के दाने आपको देखने को मिलेंगे, उनके ऊपर कलर रह नहीं पाता, तो बेटा वो भुने हुए चने जो होते हैं वो ग्रीन नहीं होते, वो येलो होते हैं। आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसको बड़ा ध्यान से याद रखना, पॉड कलर इज ग्रीन एंड सीड कलर इज येलो। ठीक है, यस और नो? यस है ना? सर। तो बहुत, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें क्वेश्चन भी आता है। ग्रीन पॉड होता है डोमिनेंट और येलो है ना सीड कलर है। एक है सीड शेप। सीड शेप डेफिनेटली राउंड और व्रिंकल है। राउंड और व्रिंकल, राउंड इज डोमिनेंट, व्रिंकल इज रिसेसिव। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर ऑफ द फ्लावर, और हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर ऑफ द पॉड देयर। पॉड के कितने कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं? सर ठीक है, 2। बिल्कुल ठीक है। तो आप सब लोग ऑब्वियसली 2 बोलोगे, बट यहाँ पे 3 है, मैं बता देता हूँ आपको। जहां पे फीमेल फ्लावर होता है ना, फ्लावर जहां होता है वहीं पॉड आता है, तो फ्लावर पोजीशन इज आल्सो दी पॉड पोजीशन। क्लियर है क्या? अरे समझ रहे हो? नो सर। अरे फ्लावर से ही फ्रूट बनता है ना। सर पॉड मतलब फ्रूट? हाँ, पॉड फ्रूट है ना, पॉड फ्रूट नहीं क्या है? और मटर के दाने सीड है ना। क्या यस सर। है ना, पॉड मतलब फ्रूट है ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्या पढ़ा आप लोगों ने? लेग्यूम, लेग्यूमिनस प्लांट का पॉड ही तो होता है, फ्रूट इज अ कैप्सूल और लेग्यूम, बराबर है। यस सर, लेग्यूम यस। इज अ पॉड, लेग्यूम पॉड होता है। ठीक है, सो ये लेग्यूमिनसी तो है, फैबेसी फैमिली है ना भाई, फैबेसी, इसीलिए तो बोला मैंने, आपने फैबेसी फैमिली पढ़ी है ना 11th स्टैंडर्ड, यस है सर। ना। यस तो बच्चों सर। द फ्लावर इज, द फ्लावर का आगे चल करके उसका जो ओवरी है उसी से तो फ्रूट बनता है, तो जहां फ्लावर है वहीं फ्रूट आता है, करेक्ट है। यस सर। इसीलिए यहाँ पे पॉड के 3 कैरेक्टर है। वन इज अ पॉड कलर, पॉड शेप एंड पॉड पोजीशन, बिकॉज फ्लावर पोजीशन इज आल्सो द पोजीशन ऑफ द पॉड। ठीक है, तो ऐसे बेटा थोड़े थोड़े घुमावले क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे एक और कैरेक्टर है 7.1। व्हाट इज दिस 7.1? सेवेंथ कैरेक्टर है सीड कलर। सीड कलर जो है बच्चों यहाँ पे आपको नोटिस करना है ना। सीड कलर और कलर ऑफ द कोटिलेडॉन, सीड का कलर क्या है? कुछ नहीं है। आप मटर के दाने को देखो, उसका छिलका निकाल दोगे, छिलका बिल्कुल बेटा ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस। मटर के दाने खाए कभी, देखे हैं? है ना, भुना हुआ मटर खाया हुआ है ना, भुने हुए चने, फुटाने जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वो खाया है आप लोगों ने, डेफिनेटली बेटा उसका जो छिलका बहुत बहुत पतला होता है यार,
तो एक्चुअली जो कलर हमें दिखाई देता है वो सीड का कलर नहीं है, मतलब जो ऊपर कोटिंग होता है ना, सीड कोट कलर, वो नहीं है। इट इज एक्चुअली द कलर ऑफ द कोटिलेडॉन। तो आप लोग याद रखना, द कलर ऑफ द कोटिलेडॉन इज द कलर ऑफ द सीड। व्हाई? बिकॉज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड ट्रांसपेरेंट। यस एवरीवन? यस सर। सेम कैरेक्टर है, येलो ग्रीन ही है, वो अलग नहीं है। एक्चुअली वो कोटिलेडॉन का कलर है जो येलोइश होता है, जो डोमिनेंट चीज है। ठीक है, सो ये है। अभी यहाँ पे वही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है, देखो यहाँ पे वो है फ्रूट कैरेक्टर। फ्रूट्स के कैरेक्टर कितने हैं, कौन कौन से कैरेक्टर फ्रूट के हैं, यहाँ पे देखो पॉइंट है। तो फिर नंबर है 3। आपको पता चल गया कौन कौन है बेटा। ये देखो पॉड है ना, पॉड कलर है और फ्लावर का पोजीशन है। ये तीनों कैरेक्टर बेटा फ्रूट से रिलेटेड है। एवरीवन इज क्लियर? यस। सर ये Yes, लास्ट sir. पॉइंट रिपीट कर सकते हैं? कौन सा? सर फ्रूट कैरेक्टर्स वाला। फ्रूट कैरेक्टर, अरे पॉड ही तो फ्रूट है ना। यस सर, यस सर। पॉड ही, हाँ अभी तो बताया था, पॉड इज द फ्रूट। सो इफ द पॉड इज अ फ्रूट, तो पॉड कलर इज द फ्रूट्स कैरेक्टर, पॉड शेप इज द फ्रूट्स कैरेक्टर, एंड फ्लावर पोजीशन मींस पॉड्स पोजीशन, एंड दैट मींस इट इज द फ्रूट कैरेक्टर। यस और नो? Yes. तो कौन से कैरेक्टर फ्रूट्स के हैं यहाँ पे? 3 कैरेक्टर फ्रूट्स से रिलेटेड है। ठीक है, सो ये जो करिश्मा, देखो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है, आप देख सकते हो। द कलर ऑफ द कोटिलेडॉन इज द कलर ऑफ द सीड बिकॉज सीड इज ट्रांसपेरेंट। दिख रहा है आपको, है ना? So this is a statement which you find in your notes, the color of the cotyledon. ये 7.1 को मैंने explain किया है नीचे, ठीक है? So just remember this one. Now देखो अभी मैंने जैसे बताया pea plant has a 7 pairs of chromosome. 2n is equal to 14 diploid condition है, n is equal to 7 monoploid condition, बराबर? x is equal to 7 क्या होता है? बेसिक क्रोमोसोम नंबर, ठीक है? n मतलब बेसिक क्रोमोसोम, x is repeated 1 time n, x is repeated 2 time 2n, x is repeated 3 time 3n, monoploid, diploid, triploid, further on, ठीक है? सो नॉर्मल है, ये बहुत सिंपल है। नाउ ये करिश्मा जो है किसने करके दिखाया, कौन से साइंटिस्ट है? साइंटिस्ट का नाम है एस ब्लिक्स्ट, इन्होंने करके दिखाया। ही स्टडीड वेरी डिटेल्ड and all 7 chromosomes and he found out what the actually all the genes which are present on the chromosome। और उन्होंने क्या पता लगाया? The genes of the 7 characters are present on only 4 chromosomes। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और 7th, करेक्ट है? ठीक है, आप में से कितने लोग बहुत ही ज्यादा कीन ऑब्जर्वर्स है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ बेटा, ये 5th क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा जीन प्रेजेंट है, कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है? ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेगा डेफिनेटली पॉड कलर है ना? बिल्कुल सही है ना? क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि देखो फ्लावर कलर और सीड कलर है ना फर्स्ट क्रोमोसोम पे ऊपर है, बट एक और कलर जो है पॉड कलर 5th पे है, ठीक है? तो बहुत बढ़िया। नाउ देखो रीजन, तो देखो वो तो फेल हुआ क्योंकि वो लोगों तक पहुंचा नहीं पाया, मतलब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया, लोग उसको इग्नोर कर गए। ये उसकी भी गलती है थोड़ी बहुत, बट बाकी लोगों की भी गलती है, वक्त का भी तकादा है, इसको हम समझते हैं। बट देखो हम लोगों को समझना है कि रीजन क्या है, मेंडल क्यों सक्सेसफुल भी था, व्हाई हिज एक्सपेरिमेंट वाज सो फैसिनेटिंग। आगे उनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहने लगे? तो कुछ तो होगा, है ना? तो सक्सेस के बारे में बात करते हैं बेटा, ठीक है? सो रीजंस फॉर द ऑफ मेंडल सक्सेस, पहला तो है देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं। सिलेक्शन ऑफ द पी प्लांट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। अब इसका क्या मतलब है आप समझो। इसका मतलब ये है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है पी प्लांट, और दूसरा उसमें लिंकेज वाला जो कंसेप्ट है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर वगैरह कुछ नहीं है ज्यादा, इसीलिए बेटा वो है ना लकी थे, उन्होंने सही प्लांट लिया, है ना? हॉकविड जैसा लेके बैठे होते तो उन्होंने कभी भी रिजल्ट नहीं लाया होता, बराबर है? उन्होंने पी प्लांट लिया, इसीलिए सबसे पहला तो है ना वो सक्सेसफुल हुए। दूसरा, यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उनकी सोच जो थी, उन्होंने जो कुछ भी अरेंजमेंट है प्रॉपरली फार्मूला वाइज
प्रॉपरली नीट और क्लीन वे से उन्होंने ये सब कुछ किया, ठीक है, और प्रॉपरली उसको यूज किया मैथमेटिक्स को और स्टैटिस्टिक्स के जो लॉज होते हैं, फंडा जो है उसको उन्होंने यूज किया, बिकॉज ही वाज द स्टूडेंट ऑफ द नेचुरल साइंसेस एंड स्टैटिस्टिक्स, दोनों ही चीजें उन्होंने पढ़ी थी, इसलिए वैसा ही उनका दिमाग भी काम कर रहा था, ठीक है। देन स्टडी ऑफ वन और न्यू कैरेक्टर्स, फ्यू कैरेक्टर्स एट अ टाइम, उन्होंने ये नहीं किया कि सारे कैरेक्टर अभी के अभी पढ़ लेता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया 34 कैरेक्टर उन्होंने लिस्ट किए थे, बट अल्टीमेटली वो कितने कैरेक्टर को स्टडी कर पाए, 7 हो ना, 7 कैरेक्टर, उसके अलावा तो नहीं किया उन्होंने, है ना। सोचा भी था इंसान ने 22 कैरेक्टर के करेगा, बट नहीं किया, ठीक है। इसी से उन्होंने सारे जो भी है फंडे निकाले। सो एक समय में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को या 2 कैरेक्टर को ही देखना, है ना, बस ऑब्जर्व करना, अभी मैं ये क्रॉस करूंगा तो मैं सिर्फ फ्लावर कलर का ही कैरेक्टर देखूंगा, ये सोच के उनके बेटा है ना ऑब्जर्वेशंस थे, इसीलिए है ना सही ढंग से वो चीजों को समझ पाए। यूज ऑफ द प्योर पेरेंट फॉर द प्रोसेस, अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर पेरेंट का मतलब क्या है? प्योर पेरेंट का मतलब ही होता है होमोजाइगस कंडीशन, मतलब अगर ये टॉल प्लांट पेरेंट ले रहे हैं तो वो कैपिटल टी वाला होना चाहिए, इसका ख्याल उन्होंने रखा। जब वो डॉर्फ प्लांट ले रहे हैं तो वो तो स्मॉल टी होगा ही, ठीक है, बट पेरेंट प्लांट जिस भी कैरेक्टर के लिए ले रहे थे वो होमोजाइगस ही होना चाहिए, इसका उन्हें ख्याल रखा, ठीक है। तो उन्होंने ये किया था कि जो भी कैरेक्टर वो चाहते थे उसका उन्होंने पहले प्योर प्लांट बनाया, फिर उसको बेटा है ना क्रॉस के लिए यूज किया। सो इट्स वेरी सिंपल, ये अभी देखेंगे हम, प्रोसेस में भी देखेंगे कैसे किया उन्होंने। लेट्स है ना यूज अ प्योर पेरेंट फॉर प्रोसेस। देन एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टर, क्वालिटी है टॉलनेस डार्कनेस, ये क्वालिटी है, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या किया कि एक ही प्लांट में टॉलनेस देखा, ऐसा नहीं किया, उन्होंने देखा कि 10-100 प्लांट उठा लिए, 500-700 1000 प्लांट सीड लगा लिए, और हजारों सीड में देखा कि अच्छा इसमें टॉल इतने आ रहे हैं, इसमें डॉर्फ इतने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये काम उन्होंने किया। तो उन्होंने किसी भी क्वालिटेटिव कैरेक्टर के लिए क्वांटिटी का भी ध्यान रखा, क्योंकि यही स्टैटिस्टिक्स है, यही तो स्टैटिस्टिक्स है, यही डेटा एनालिसिस है, ठीक है। सो यूज्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर द क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, लार्ज सैंपलिंग साइज, ये पी प्लांट सिलेक्शन की वजह से भी हुआ। और सबसे खतरनाक चीज कि उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, जो भी 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए थे, एक भी कैरेक्टर में लिंकेज नहीं मिला। अब ये लिंकेज अगर मिलता ना, अगर उनको लिंकेज मिलता तो बेटा उनके रिजल्ट्स सक्सेसफुल नहीं होते थे, और भी वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, और उन्होंने जो पेपर भी पब्लिश किया था ना वो भी नहीं करते थे। सो लकीली अगर आप नोटिस करो, लिंकेज उन जीन में होता है जो जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। लकीली उनके जो जीन है, जैसे कि प्लांट हाइट, फ्लावर का पोजीशन और पॉड का शेप, ये तीनों जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है ना, 4th क्रोमोसोम के ऊपर, बट उन्होंने लिंकेज नहीं दिखाया इन तीनों जीन में। तो हम लोग जब लिंकेज पढ़ेंगे या आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर लिंकेज होता तो मेंडल पूरी तरह से फेल हो जाते थे, ये आपको भी समझ में आ जाएगा। जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ द लिंकेज, देन यू कैन नो कि मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो अगर लिंकेज होता ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के किसी भी जीन्स के बीच में, तो बेटा उनका जो भी रिजल्ट है वो थोड़ा सा है ना सफर करता था, या उनके अलग रिजल्ट आते थे, हम लोग नहीं कह सकते ऐसे। सो बट जो भी अभी रिजल्ट उनको मिले हैं वो इसीलिए मिले क्योंकि एक भी कैरेक्टर में लिंकेज नहीं था। देखो मेंडल का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, अब उन्होंने क्या किया था इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब ने सिलेक्शन किया ऑफ अ प्योर प्लांट, है प्योर पेरेंट का सिलेक्शन, ये पहला स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप बेटा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्योर पेरेंट, उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया, जो भी प्योर पेरेंट लिए, जैसे टॉल और डॉर्फ लिया, ठीक है, कैपिटल टी क्रॉस्ड विद द स्मॉल टी, दोनों प्योर है, कैपिटल टी टॉल है, और स्मॉल टी डॉर्फ है, दोनों प्योर है, होमोजाइगस है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्योर पेरेंट ये किया। फिर
जो F1 जनरेशन मिली, मतलब पहली जनरेशन मिलती है, उसका उन्होंने कराया सेल्फिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्फिंग वाला जो कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ही डिड सेल्फिंग ऑफ द हाइब्रिड्स। तो जो भी हेट्रोजाइगोट मिले हैं F1 जनरेशन, पहली जनरेशन जो मिली, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F का मतलब होता है फिलियल, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड हेट्रोजाइगोट जो भी मिले उनका सेल्फिंग कराया। तो ये है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, वन बाय वन एक एक चीज को देखेंगे। जैसे पहला प्योर पेरेंट का सिलेक्शन, फिर उसके बाद देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्योर पेरेंट, और तीसरा सेल्फिंग, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेक्शन ऑफ द प्योर पेरेंट। क्लियर है रे? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर सर। सेकंड सर थोड़ा ऊपर जा सकते हो? हाँ, ये के ऊपर गए, क्या करना है? सर आप ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो पॉइंट एक और बार समझा सकते हो? क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना। देखो, अगर मुझे 100 प्लांट मिलते हैं, 100 सीड मिलते हैं, है ना, एक प्लांट है उसके 100 मटर के दाने मैंने जमा कर लिए, और 100 मटर के दाने मैंने अगर लगा दिए जमीन पे, फील्ड में अगर मैंने प्लांट कर दिया, सो कर दिया, तो बेटा हो सकता है ना कि 75 प्लांट टॉल बने और 25 डॉर्फ। तभी तो मैं सोचूंगा अरे टॉलनेस ज्यादा दिखता है, डॉर्फनेस कम दिखता है, ऐसा ना। यस सर। तो क्वालिटी क्या है, टॉलनेस और डॉर्फनेस। तो उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया कि अच्छा, अगर मैं 1000 प्लांट लेता हूँ तो 700 प्लांट टॉल आ रहे और 300 प्लांट डॉर्फ आ रहे, ठीक है। तो मुझे बार बार यही देखने को मिला, उसको भी यही देखने को मिला, बार बार उसने 2000 सीड लगाया तो उसको मिला कि अरे कहीं ना कहीं क्लोज 3:1 रेशियो उनको हमेशा मिला, क्लोज 3:1 रेशियो मिला, ठीक है। तो यही तो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर। इजी? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे आते बेटा हम लोग, सबसे पहला चीज हम लोग नोटिस करते हैं, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द प्योर पेरेंट। इसका क्या मतलब है? देखो, जब भी हम लोग प्योर पेरेंट के बारे में बात करेंगे, अगर आप हेट्रोजाइगोस से शुरुआत कराओगे तो आपके रिजल्ट वेरी होंगे। सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट मतलब इट इज डन बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग, है ना। मतलब देखो, टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट को टॉल के साथ क्रॉस किया, टॉल को टॉल के साथ क्रॉस किया, टॉल को टॉल के साथ क्रॉस किया। मतलब होता क्या है कि जब आप ऐसा करते हो, ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलते चले जाएंगे, होमोजाइगस कंडीशन मिलते चले जाएंगे। इट इज डन बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन। इंटरब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। जितना आप इंटरब्रीडिंग करोगे उतनी होमोजाइगोसिटी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किए, 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ली। 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। अब 14 क्यों है? क्योंकि उन्होंने 14 ट्रेड्स लिए ना, तो उनके पास 14 प्योर लाइन थे। क्या थे बेटा? 14 प्योर लाइंस थे। ये हमें समझ में आना चाहिए। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको बड़ा ध्यान से समझो। सर हाँ, सर प्योर लाइन मींस? प्योर लाइन का मतलब ही होता है आप किसी भी कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस, किसी भी ट्रेड के लिए सिर्फ होमोजाइगस प्लांट ही लेते हो। कंसिडर करते हैं, मेरे पास में ग्रीन कलर का सीड है, ग्रीन रेसेसिव है। मैंने ग्रीन प्लांट को ग्रीन प्लांट के साथ क्रॉस किया, तो आने वाली जनरेशन में ग्रीन प्लांट ही आएगा, ठीक है। बार बार मैं ये करता हूँ, जो आने वाली जनरेशन में जो ग्रीन प्लांट है फिर उनको बेटा मैंने जमा किया, उनको क्रॉस किया, तो भी ग्रीन ही आ रहा है। तो मुझे पता चला कि आने वाली सारी जनरेशन में जितने भी प्लांट आ रहे सारे ग्रीन है। इसका मतलब हमने शुरुआत से लेकर अंत तक जितने भी प्लांट है सब होमोजाइगस है। होमोजाइगस कंडीशन होगी तो ही सारे ग्रीन प्लांट हमको मिलते चले जाएंगे। नाउ, है ना, ये चीज हम लोग बाद में भी समझेंगे एक्सपेरिमेंट के साथ में। देखो ए और बी, ये दो टर्म यहाँ पे लिखे। ए को देखो आप, मैंने दिया है कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ऐसा मैंने सोचा कि यार देखो ऐसा प्लांट हो सकता है, तो पहली जनरेशन में मैंने सारे येलो सीड वाले प्लांट लगाए। दूसरे जनरेशन में मुझे क्या मिला, बड़ा ध्यान से सुनना। सेकंड जनरेशन में मुझे मिले कुछ प्लांट येलो वाले मिले और कुछ बेटा ग्रीन मिले। तो मैंने क्या किया, इन ग्रीन को छोड़ दिया, लिया ही नहीं। मैंने ग्रीन को छोड़ दिया, सारे ग्रीन हटा दिए। फिर से मैंने क्या किया, ये जो येलो प्लांट मुझे मिले हैं इनके बीच में मैंने क्रॉस कराना, सेल्फिंग कराया, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन में मुझे बहुत सारे येलो मिले, बहुत सारे येलो मिले और एक ग्रीन मिला। तो इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, फिर से जितने येलो है उनको क्रॉस किया।
मैं ये तब तक करता रहूंगा जब तक मुझे हर जनरेशन में येलो प्लांट ही ना मिले। क्लियर है क्या? Yes, sir. बार बार यही करता रहूंगा, जब ग्रीन मिला तो उसको हटा दिया आपने। तो इसका मतलब है कि वो जो फैक्टर है ग्रीन कैरेक्टर लाने वाला, वो इस ए साइड के प्लॉट में कभी नहीं है ही नहीं। तो आपको समझ में आएगा, हाँ अभी मुझे डोमिनेंट भी बेटा होमोजाइगस मिल गया, रेसेसिव तो हमेशा होमोजाइगस होता ही है, हर जनरेशन में वो ग्रीन ही आएगा, येलोनेस आ ही नहीं सकता क्योंकि रेसेसिव है। ठीक है, तो ये है, हमने 5 या 6 जनरेशन भी ऐसा कर लिया। ठीक है, तो हम लोगों को प्योर प्लांट मिलता है, प्योर टॉल मिलेगा, प्योर डार्क मिलेगा। प्योर टॉल का मतलब है कैपिटल टी, प्योर डार्क का मतलब है स्मॉल टी। प्योर येलो मिलेगा मतलब कैपिटल वाई। प्योर ग्रीन मिलेगा मतलब स्मॉल वाई। करेक्ट है? ठीक है, हमें ये चीज नहीं मिलेगी कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा टॉल नहीं मिलेगा, ये प्योर नहीं है, ये हाइब्रिड है। हमें ये नहीं मिलेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये पेरेंट नहीं चाहिए। आर यू श्योर? सबको समझ में आया रे Yes, बेटा? sir. Yes, sir. सबको समझ में आया है ना? तो ये 5 एक जनरेशन के लिए भाई साहब ने रिपीटेडली ये किया और उनको मिला, है ना? आने वाली जो जनरेशन है, उन जनरेशन्स में उनमें पेरेंट जो मिले हैं वो प्योर ब्रीडिंग है। प्योर ब्रीड का मतलब ही होता है होमोजाइगस फॉर द ट्रेट। होमोजाइगस, तो जितना आप इनब्रीडिंग करते जाओगे उतनी ज्यादा होमोजाइगोसिटी बढ़ती चली जाती है। दैट्स इट। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ द प्योर पेरेंट। प्योर पेरेंट बना दिए। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्योर पेरेंट। अभी प्योर पेरेंट का अगर हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कराते हैं तो क्या मिलेगा हमें? देखो, बाय इमेस्कुलेशन, ये एक ऐसी चीज है, देख लो, हमें समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखो। हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। पी प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है। आपके पास टॉलनेस का प्योर प्लांट है, डॉर्फनेस का प्योर प्लांट है। ठीक है, देखो ये सब पूछेंगे नहीं, पर आपको थोड़ा ध्यान से पता होना चाहिए, है ना? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट। ठीक है, प्योर प्लांट है आपके पास में टॉलनेस का, प्योर प्लांट है आपके पास डॉर्फनेस का। अब ये दो प्योर प्लांट है, इनके बीच में आपको क्रॉस कराना है। तो सबसे पहली दिक्कत क्या है? पहली दिक्कत ये है कि वो खुद ही सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, है ना? वो जो प्लांट है वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। क्या करेंगे उसके लिए? अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना चाहते हैं तो पहली चीज हम लोग करेंगे, पहला बात हम लोग वो करेंगे, वो होगा बेटा इमैस्कुलेशन। व्हाट इज द इमैस्कुलेशन? देखो, कोई भी प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन तभी कर सकता है जब एक ही फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन भी हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, तो उसी समय वो ऑटोगेमी कर लेगा। करेक्ट है? एग्री? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब हम करते क्या है, अगर हम चाहते हैं कि वो प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो तो हम क्या करते हैं, उसका जो मेल वाला जो पार्ट है, एंथर स्टेमन है, वो निकाल लेते हैं। वो फ्लावर में एंथर रखते ही नहीं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए 3 चीजें हैं, वन इज इमेस्कुलेशन, वन इज बैगिंग एंड अनदर इज टैगिंग। अब ये तीनों पॉइंट को हम समझते हैं। पहला आता है बेटा इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर निकाल लेंगे तो वो फ्लावर कैसा रह जाएगा? ओनली फीमेल फ्लावर रहेगा, बराबर है, क्योंकि उसमें सिर्फ, है ना, गायनोशियम रहेगा, हमने एंथर तो निकाल दिए। तो दैट फ्लावर विल बी ट्रीटेड एज ए फीमेल फ्लावर। एवरीवन इज क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? देखो, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एक ही फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। हमने मेल सेक्स ऑर्गन को निकाल दिया, तो अब वो फ्लावर कैसा है? फीमेल फ्लावर। करेक्ट है क्या? हाँ या ना? Yes, sir. है ना? सो रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम बायसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर से आप एंथर निकाल दो। नाम से समझ में आता है बेटा, मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन का मतलब क्या होता है? मेल नेचर। फेमिनाइन, फेमिनाइन का मतलब क्या होता है बेटा? फीमेल। इमैस्कुलेशन मतलब क्या? उसका जो मैननेस है ना, मैस्कुलाइन नेचर है, उसको निकाल दो, इमैस्कुलेट करो। करेक्ट है? So emasculation मतलब removal of the male sex organs or male part. That is what the emasculation. So removal of the anther from a bisexual flower. एक flower है। अच्छा, आप कौन से फ्लावर का emasculation करोगे बताओ?
जिस फ्लावर को एज ए फीमेल पेरेंट यूज करना है उसी का आप इमैस्कुलेशन करोगे, करेक्ट है ना, है ना। तो यहाँ Yes, पे sir. लिखा है इट शुड बी ऑफ अ प्लांट और फ्लावर यूज्ड एज ए फीमेल पेरेंट। जिस प्लांट को ना पेरेंट को आप एज ए फीमेल यूज करना चाहते हो उसी का इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा। और ये कब करोगे? बिफोर मैच्योरिटी, है ना। मतलब पहले अंदर अंदर पॉलिनेशन हो गया और आप बाद में अगर बेटा एंथर निकाल रहे हो तो कुछ फायदा है क्या? नहीं है। तो फ्लावर की मैच्योरिटी होने से पहले बर्ड कंडीशन में ही उसके एंथर को निकाल दो, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन। क्या क्लियर है रे सबको? कंफ्यूजन है Yes, sir. पूछ लो, क्लियर कर लो, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, इमैस्कुलेशन क्लियर होना चाहिए। हम क्यों करना चाहते हैं इमैस्कुलेशन? बिकॉज ये प्लांट खुद सेल्फ पॉलिनेशन करता है, हमें उसका सेल्फ पॉलिनेशन का कार्यक्रम रोकने का है, नहीं तो हमारा एक्सपेरिमेंट तो गया काम से, करेक्ट है, बराबर है हमारे लिए। हाँ बोलो। सर ये जो इमैस्कुलेशन होता है वो सर कैपिटल टी का होता है या स्मॉल टी? ऐसा कुछ नहीं है, हम एज ए फीमेल प्लांट जिसको यूज करना चाहते हैं उसका इमैस्कुलेशन करना है। ओके सर, तो कोई भी कर सकते हैं ना वो इसको? कोई भी, आपको जो एज ए फीमेल प्लांट जिसको यूज करना है, जिस पेरेंट को आप कैपिटल मतलब टॉल है ना टॉलनेस वाले को फीमेल बोलना चाहते हो क्या, तो फिर उसका कर दो। डॉर्फनेस वाले को फीमेल प्लांट कंसिडर करना है तो उसका कर दो। आप जिस प्लांट को फीमेल कंसिडर करते हो उसको आपका अपने इमैस्कुलेशन करना है। अब बिफोर मैच्योरिटी ये करना है, क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी के बाद आप गारंटी नहीं ले सकते, करेक्ट है कि नहीं, है ना। उसके आंसर उधर गिर जाएंगे और आप बाद में उसका कुछ भी करोगे इमैस्कुलेशन तो बेनिफिट नहीं होगा। तो ये है इमैस्कुलेशन, ठीक है। सादे फोर्सेप से करते हैं, फोर्सेप आता है ना, उससे बस एंथर को निकाल के फेंक दो, बस इतना ही सिंपल मेथड होता है, दैट इज इमैस्कुलेशन, ठीक है। इमैस्कुलेशन की टेक्निक को और भी ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बट एक और चैप्टर है आपका इम्प्रूवमेंट इन द क्रॉप्स, ठीक है, 12th में ही है, ठीक है। उसमें इमैस्कुलेशन और डिटेल में होगा, 2 मेथड बताएंगे इमैस्कुलेशन के। अब आता है बेटा बैगिंग। ये क्या चीज है भाई? बैगिंग का क्या मतलब है? बैगिंग का मतलब है अगर आपने कोई फ्लावर ओपन कर दिया तो यार उसका क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है किसी दूसरे पोलन ग्रेन से, कोई दूसरे पेरेंट से, कोई हनी भी उड़ करके आ गया, इंसेक्ट उड़ के आया, वो पोलन ग्रेन लेके आ गया, यहाँ पे बैठ गया। तो यार तो आप जो है ना डिजायर्ड क्रॉस करना चाहते हो वो तो होगा ही नहीं, वो जबरदस्ती कुछ भी हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक पॉलीथीन बैग से उसको कवर कर देते हैं फ्लावर को, ताकि है ना उसका कंटेमिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन अपने आप ना हो जाए। तो बैगिंग है ना मतलब कवर द फ्लावर बाय ए पॉलीथीन बैग, ठीक है। अब ये कब करना है? दोनों समय, बिफोर एंड आफ्टर द इमैस्कुलेशन। बिफोर इमैस्कुलेशन क्यों करना पड़ेगा? देखो पोलन ग्रेन कभी भी आके गिर सकते हैं, आपको थोड़ी पूछ के बोले आएंगे, है ना, तुम्हारा इमैस्कुलेशन हो गया क्या, अभी करता हूँ, ऐसा नहीं होता। The pollen grain can reach to flower at any time. Before maturity also pollen grain can fall. Yes or no? ठीक है, they will stay there up to the maturity. So to avoid it, we have to tie a polythene bag around a flower, ताकि इंसेक्ट्स या एयर या कहीं से भी कंटेमिनेटेड पोलन ग्रेन वहां पे ना गिरे, ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए। So cover the flower by a bag before and after the emasculation to avoid any contamination. क्लियर है? बैगिंग क्लियर है? अरे Yes, sir. बैगिंग, हाँ। अभी तीसरा है टैगिंग। टैगिंग क्या है? अरे नीचे उसको गार्ड बांध के लगा दो कौन सी तारीख में इमैस्कुलेशन किया, ठीक है, इसे मैं क्या यूज करना चाहता हूँ, फीमेल प्लांट या मेल प्लांट, ठीक है, कौन से ट्रेट के लिए यूज करना चाहता हूँ, टॉलनेस या डॉर्फनेस, ये सब लिख करके धागे से एक टैग लगा दो उसको, ताकि जब इतने आप सैंपलिंग ले रहे हो, इतने सैंपल बना रहे हो ना, हजारों सैंपल का आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली बेटा आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप भूल जाओगे कौन से प्लांट को क्या किया था, किसे क्या यूज करना है, आप भूल जाओगे, ठीक है। इसीलिए बेटा टैगिंग बहुत जरूरी है। जस्ट एड अ लेबल टू प्लांट और फ्लावर। तो आप फ्लावर को या प्लांट को जो बैग जहाँ पे लगा रहे हो वहां पे बेटा एक छोटा सा टैग, एक छोटी चिट्ठी लगा दो, ताकि आप नोटिस कर सको कि इसको क्या यूज करना है, फीमेल है, मेल है
है ना, टॉल है, डॉर्फ है, कौन सी डेट को इमैस्कुलेशन किया, कब क्रॉस पॉलिनेशन, सब लिख दो उसके ऊपर, ताकि आपको तकलीफ ना हो, कंफ्यूजन ना हो। इज इट क्लियर? टेक्निक समझ गए? यस सर। टू इजी राइट नाउ, सी बस। तो ये है सबसे पहली चीज। हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे अभी जस्ट ने पूछा था, तो हमने क्या किया, पहले से डिसाइड कर लिया टॉल प्लांट मेल है, फीमेल प्लांट डॉर्फ है। ठीक है, किसका इमैस्कुलेशन करेंगे? डॉर्फ का, क्योंकि डॉर्फ एज ए फीमेल हम यूज कर रहे हैं। ये सिंबल दिख रहा है आप लोग, फीमेल एज वेल एज मेल, करेक्ट है? ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ बहुत सिंपल चीज हो गई यार। जो इस प्लांट को हम लोग एज ए डॉर्फ यूज करना चाहते हैं, उसको हमने पहले बैग लगा दिया। बैग लगा करने के बाद में बैग निकाला, फ्लोरल बर्ड जो है उसमें उसका इमैस्कुलेशन करा दिया। इमैस्कुलेशन करा मतलब उसका एंथर निकाल के फेंक दिए। अब ये बन गया पूरी तरह से फीमेल फ्लावर। डॉर्फ प्लांट इज नाउ हैविंग अ फीमेल फ्लावर। ठीक है, बैग फिर से लगा दो, बैगिंग और टैगिंग दोनों कर दो। अब क्या करना है, टॉल प्लांट इज अ मेल प्लांट, आपको दिखाई दे रहा है, उसका फ्लोरल बर्ड है, उससे बेटा पोलन ग्रेन कलेक्ट कर लो। ठीक है, ब्रश से करेक्ट करेक्ट, ब्रश को ऐसे लगाओ तो बहुत सारे पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। अब डायरेक्टली बेटा उसी ब्रश से आप लोग सीधा यहाँ पे उसके स्टिग्मा को टच करो, तो बहुत सारे पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा के ऊपर टच हो जाते हैं, चिपक जाएंगे। बैग फिर से बैगिंग कर दो, हो गया। ठीक है, टैग कर दो किस दिन फर्टिलाइजेशन करा गया, किस दिन पोलन ग्रेन डाले गए, नोट कर लो और एक टैग लगा लो, दैट्स इट, डन। आफ्टर सम डेज फर्टिलाइजेशन होगा और जिस पोजीशन पे फ्लावर है उसी पोजीशन पे क्या आएगा बेटा, फ्रूट पॉड आएगी कि नहीं? ये देखो ये आया पॉड, करेक्ट है? यस सर। उस पॉड के अंदर क्या है, मटर के दाने हैं यार, बहुत सारे सीड है। ठीक है, सारे सीड्स को कलेक्ट करो, कलेक्ट ऑल द सीड्स। ये सारे जो कलेक्टेड सीड है इनको बेटा आप फिर से जमीन पे डाल दो, फिर से उसको सो करो। सो करो तो देखो, ठीक है, आपको देखेंगे सारे हाइब्रिड प्लांट मिलेंगे, सारे टॉल मिलेंगे आपको। मतलब ऐसा उसको मिला, उसने टॉल और डॉर्फ का क्रॉस करा दिया। प्योर पेरेंट है, प्योर है, देखो टॉल ये प्योर है, डॉर्फ भी प्योर है। ठीक है, इनका क्रॉस करा दिया तो उनको मिले ऑल टॉल, दैट्स इट। ठीक है, ये है आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है क्या? यस सर। यस और नो? बहुत बढ़िया। राइट नाउ विल मूव अहेड। नाउ आता है सेल्फिंग। जो F1 जनरेशन में हमें प्लांट मिले वो सारे टॉल है। सेल्फिंग का क्या मतलब होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है ना, द फर्टिलाइजेशन बिटवीन द जेनेटिकली सिमिलर कैरेक्टर्स, उनके बीच में। तो इसलिए उसको हम सेल्फिंग बोलते हैं। सेल्फिंग का मतलब ही है ये भी टॉल है, वो भी टॉल है, मेल भी टॉल है, फीमेल भी टॉल है, करा तो सर तो फिर फर्टिलाइजेशन। इसमें ये सब होमोजाइगस होंगे? किसमें? ऑल टॉल में? ऑल टॉल में होमोजाइगस नहीं होंगे, हाइब्रिड लिखा है, हाइब्रिड, मैंने बार बार ये बताया। यस सर। प्योर का मतलब होमोजाइगस, हाइब्रिड का मतलब हेट्रोजाइगस। ठीक है, हम लोग देखेंगे ये क्या चीज है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, ऐसा मिला उसको, उसने ये सब करने के बाद उसको F1 में सारे टॉल मिले, करेक्ट है? तो सर जब मेंडल ने कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस किया तो उसे सब पॉड कैपिटल टी स्मॉल टी मिले ना? यस बिल्कुल। देखो मेंडल ने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं आपको समझा दूं, सब लोग ध्यान से सुनना। मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया, एक डॉर्फ प्लांट लिया, उसको बेटा उसको बहुत जनरेशन तक उसका सेल्फिंग कराते गया। उसको लगा कि अब ये एकदम प्योर ही टॉल है या ये प्योरली डॉर्फ है, कोई मिक्सिंग नहीं है, कुछ नहीं है। उन दोनों का क्रॉस करा दिया। ठीक है, उनको पेरेंट माना, और जैसे ही उनको पेरेंट माना भाई साहब ने और उनका क्रॉस कराया तो जो F1 जनरेशन मिली सारे टॉल मिले। वो नहीं जानता था कि वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। ठीक है, बस उसको लगा कि ये कैरेक्टर मिक्स हो गए, उसको उसने हाइब्रिड कहा क्योंकि उसने आर्टिफिशियली कराया था, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, बाद में उसने पता लगाया कि यार ऐसा ऐसा, उसको लिखते चले गया। ठीक है, देन ही फाइंड आउट दैट कि जब भी आपको F1 मिलता है वो हेट्रोजाइगस होता है। विल सी दैट, ओके। तो आप सेल्फिंग करते हैं, सेल्फिंग करेंगे मतलब F1 प्लांट जितने भी है, ऑल द F1 प्लांट, ये जो F1 प्लांट हमें दिखाई दे रहे हैं, ऑल द जितने F1 प्लांट है उसके सीड कलेक्ट कर लिए, उनको जमीन पे डाल दिया, सीड ग्रो कर लिया। और जब बेटा सीड सारे ग्रो हो गए प्यारे बच्चों, जब सारे सीड्स ग्रो हो गए
ठीक है, तो उससे मिलेगा हमको, है ना, उनसे उनके क्रॉस करा, उनसे मिलेगा बेटा हमको F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में जो सीड मिले हैं उनको डाला तो F3 जनरेशन, ऐसे करता चला गया। ठीक है, F1 का सेल्फिंग, F1 सेल्फिंग करके जो सीड मिले, ठीक है, उनको ग्रो कराया तो F2 जनरेशन आई। F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में सेल्फिंग करा करके जो सीड मिले उनको सो किया तो मिलेगा F3। तो आने वाली जनरेशन आती रहेगी, F3, F4, F5, ऐसा होता रहेगा। तो ये वो करता चला गया। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड। F1 जनरेशन से F2, बट सेल्फिंग करते चला जाओ। ये कार्यक्रम भाई साहब ने किया। नाउ थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ये तो एक्सपेरिमेंटल है, ऊपर ऊपर से है, मतलब आपको पता ही नहीं है। मेंडेल को भी नहीं पता था, वो तो अंधेरे में तीर मार रहा था। ठीक है, हाँ ये प्योर है, ये प्योर है, हो गया है ना, 5 जनरेशन हो गए, चलो उठाओ, क्रॉस करो। क्रॉस कर दिया भाई ने, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये नहीं पता था उसको, बस इतना है कि यह टॉल है, ये डार्क है। बात समझ रहे हो आप? क्या मिल रहा है उसको? टॉल, डार्क, दैट्स इट, डन। टॉल मिला, डार्क मिला, बात खत्म हो गई। क्रॉस कराया, सारे टॉल आए, गजब का परेशान हो गया वो, यार डार्क गया कहाँ? F1 जनरेशन में एक भी डॉर्फ नहीं है, ऐसा कैसे हुआ? ये उसके दिमाग में क्वेश्चन आया। आपको समझ में आ रही बात? यस सर। अरे उसने टॉल डॉर्फ क्रॉस कराया ना, तो एक तो मिलना चाहिए डॉर्फ, नहीं मिल रहा। जितने 100 प्लांट 100 सीड लगाए सारे F1 ऑल टॉल। अरे ये क्या बात हो गई? ठीक है, मजेदार बात ये है कि जब उसने वो ऑल टॉल वाले जमा कर लिए, एक को मेल एक को प्लांट फीमेल प्लांट लिया, उनको बेटा सेल्फ कराया, तो जो F2 जनरेशन आई उसमें उसको मिला डार्क फिर से। तो फिर से क्वेश्चन आया उसमें दिमाग में, अरे यार F1 में तो एक भी डॉर्फ नहीं था, जब मैंने क्रॉस कराया, टॉल टॉल का क्रॉस कराया, तो डॉर्फ आया कैसे? ये दो क्वेश्चन है जो उसके दिमाग को, है ना, उसको तकलीफ देने लगे कि F1 में डॉर्फ गया कहाँ। और जब F1 में डॉर्फ था ही नहीं, और जब मैंने F2 जनरेशन उसकी ले ली, तो उसमें फिर से डॉर्फ आ गया, वो आया कहाँ से? ये उसके दिमाग में। क्लियर है क्या? दो क्वेश्चन के आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लॉ ऑफ डोमिनेंस है, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। याद रखना ये। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? बताओ पहला क्वेश्चन क्या है? अरे सर फर्स्ट जनरेशन में सब टॉल क्यों आए, तो ड्राफ्ट किधर गया? बिल्कुल, हाँ देखो ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, देखो उसने लिया टॉल प्लांट, ठीक है, क्रॉस्ड विद द डॉर्क प्लांट। ये फिनोटिप सर आवाज नहीं आ रही है। सर ओके, क्या आपको आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। ओके ओके। तो मैंने ये कहा यहाँ पे प्यारे बच्चों कि देखो पेरेंट लिया है टॉल और डार्क, फिनोटिपिकली। जीनोटाइप कुछ नहीं पता अंदर क्या है, कुछ नहीं जानता, मेंडल भी नहीं जानता था, बस फिनोटिपिकली। अभी हुआ क्या, ये जो टॉल प्लांट है, ठीक है,
इस टॉल प्लांट को इस डॉर प्लांट के साथ जब उसने क्रॉस किया, ठीक है, तो ये जो क्रॉस था उससे हमें जो F1 जनरेशन मिली, पहली जनरेशन, उसमें सारे जो प्लांट है वो मिले ऑल टॉल, सारे टॉल मिले भाई, सारे टॉल है, डॉर्फनेस है ही नहीं, देयर इज नो डॉर्फ प्लांट। फिर उसने क्या किया, इसी में से एक प्लांट उठाया टॉल और दूसरा प्लांट उठाया टॉल, इनके बीच में क्रॉस किया, इसी को सेल्पिंग बोलते हैं। सेल्पिंग इसीलिए क्योंकि ये भी और ये भी दोनों कैरेक्टर सेम है, ठीक है। तो उसने F1 जनरेशन के ही दो प्लांट उठाए, एक को मेल प्लांट बोला, एक को फीमेल प्लांट जैसे यूज कर लिया और दोनों का क्रॉस करा दिया। जब ऐसा किया तो उसको है ना अजीब सी चीज मिली, मतलब उसको मिला F2 जनरेशन। F2 जनरेशन जब भाई साहब को मिला तो शॉक हो गया। मान लेते हैं उसने 1000 सीड कलेक्ट कर लिए F2 जनरेशन के, इससे F1 के सेल्पिंग से, और उनको जमीन पे गाड़ दिया तो पता चला कि 750 प्लांट जो है वो टॉल है और 250 प्लांट जो है वो डॉर्फ है। अब उसको बड़ा अजीब लगा कि इसमें ये भी टॉल है, ये भी F1 में दोनों ही टॉल है, तो दोनों टॉल है तो फिर ये आए कहां से भाई? रीअपियरेंस ऑफ द रेसेसिव कैरेक्टर आया कहां से? ये बड़ा क्वेश्चन है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें डॉर्फ गया कहां। दूसरा क्वेश्चन है डॉर्फ फिर आया कैसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्रिएट। ठीक है, इसको हम समझेंगे अभी हमारे नोट्स के साथ में। लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव टू द नोट्स। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो बच्चों ये चीज वो करता चला गया, F1 प्लांट, फिर F2 जनरेशन, फिर से सीड, फिर इस तरह से किया। नाउ सी सेम एक्सपेरिमेंट रिपीटेड बाय द ह्यूगो डी व्राइस। यही एक्सपेरिमेंट ह्यूगो डी व्राइस ने, है ना, एक और प्लांट जो है ओइनोथेरा लैमार्कियाना, इवनिंग रोज, प्राइम रोज जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर भाई साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, आपको तो पता है कि इन लोगों ने ही बाद में रीडिस्कवरी की थी मेंडल के वर्क की, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। Yes, sir. राइट नाउ, बराबर है। तो आपको ये भी पूछा जाएगा ह्यूगो डी व्राइस जिन्होंने फ्लोरा नाम के जो मैगजीन में जो है जर्नल में इनका एक्सपेरिमेंट छापा था फिर से, तब जाके इनको मेंडल को शोहरत मिली, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। नाउ अंडरस्टैंड, पहले तो हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल कैरेक्टर को हम लोग लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कैरेक्टर इज सिलेक्टेड, जैसे कि प्लांट हाइट, ये कैरेक्टर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, व्हेन द इनहेरिटेंस ऑफ मोनोहाइब्रिड का क्या मतलब है, प्लांट में जब आप प्लांट को कंसिडर करते हैं, एक फीमेल प्लांट बोला तो फीमेल प्लांट में सारे ही कैरेक्टर है, बट क्या आप करोगे पता है, जब भी आपने एक पेरेंट सिलेक्ट किया उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना है, जैसे अभी किया आपने, टॉलनेस, डार्कनेस, बस दूसरा कुछ कैरेक्टर देखना ही नहीं है, तो सभी एक साथ ही, बट हमें देखना एक ही है, एक को ही नोट करना है। सो व्हेन द इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडीड एट ए टाइम, एक साथ एक बार हमने एक ही कैरेक्टर देखोगे तो उसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह सकते हैं। तो बेटा आप ही समझ सकते हो कितने मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल कर सकता था, 7, बराबर है ना, 7 की नहीं, क्योंकि उसके Yes, पास sir. थे ही तो 7 टाइप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस वेर डन बाय द मेंडल। ठीक है, ये मेंडल का एम कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, सो मेंडल जो है इन्होंने 7 क्रॉस किए बेटा, है ना, मोनोहाइब्रिड, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, ऐसे ये पहले प्योर लाइन बना लिए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ऐसे 7, है ना, सारे लिखेंगे नहीं हम, बट ऑल दिस 7 इन्होंने ले लिए। ठीक है, नाउ तो चलो हम लोग ये वाला पहला वाला ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड द केस। ठीक है, उन्होंने टॉल प्लांट लिया। अब हमने जो रेड कलर में मैंने अभी बनाया था वो सिर्फ फिनोटाइप था। अब मेंडल की सोच के साथ हम काम करते हैं, जीनोटाइप के साथ बात करते हैं। मेंडल ने प्योर लाइन बनाया था, इसका सीधा मतलब है कि टॉल प्लांट प्योर है मतलब वो होमोजाइगस है, डॉट प्लांट भी प्योर है मतलब वो होमोजाइगस है।
तो बेटा टॉल प्लांट मतलब होमोजाइगस टॉल क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस डॉर्फ, पेरेंट है, इसको हम पेरेंट बोल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द पेरेंट, ठीक है, तो ये है पेरेंट। इसका जो जीनोटाइप है आप देख पा रहे होंगे, जीनोटाइप इज व्हाट, द कैपिटल टी एंड फिनो, इधर भी जीनोटाइप इसका स्मॉल टी है। नाउ जब भी गैमेट बनेंगे आप यहाँ नोटिस करना कि क्या दोनों भी पेरेंट होमोजाइगस है कि नहीं है, क्या आप नोटिस कर पा रहे हो, बोथ द पेरेंट्स आर Yes, sir. होमोजाइगस, यस बोथ द पेरेंट्स आर, मतलब जितने भी प्लांट हम लोगों ने क्रॉस के लिए लिए हैं सारे होमोजाइगस है, यस और नो? Yes, sir. तो होमोजाइगोसिटी कितनी है बेटा अभी फिलहाल, 100% होमोजाइगस कंडीशन है, 100%, सारे प्लांट होमोजाइगस है, बी केयरफुल। अभी देखो पेरेंट है ना, अभी कैपिटल टी स्मॉल टी, अब उसके गैमेट बनते हैं, मियोसिस होगा तो मोनोप्लॉइड बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे फ्रॉम डिप्लॉइड। तो देखो गैमेट में हमेशा एक ही एलील जाएगा, कैपिटल टी इधर आ गया, स्मॉल टी इधर आ गया, आपको दिखाई दे रहा है, बस कैपिटल टी स्मॉल टी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ने गैमेट बनाए। अब ये दोनों गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो हमें मिलेगा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक साथ आए, ठीक है। क्वेश्चन था कि डार्कनेस गया कहाँ, आंसर है डार्कनेस का ट्रेट वहीं पे है, बट वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, दिख रहा है आपको, F1 जनरेशन में प्लांट टॉल ही आया, डार्कनेस है ही नहीं। अरे समझ रहे हो क्या? Yes, sir. है ना, गया कहीं नहीं। अब ये उसने करके दिखाया यार, ये देखो मेंडल भाई साहब ने ऐसे लिखा टॉलनेस को डार्कनेस को एंड देन ही डिड, और उसको पता अरे ये तो उधर ही है, वही गई नहीं किधर भैया, डार्कनेस का कैरेक्टर किधर नहीं गया, वो अलील वहीं पे है, तो डेफिनेटली वहीं पे है, तो इसका मतलब है ना टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा बेटा उसका पहला सॉल्यूशन, F1 जनरेशन, टॉल डार्कनेस गया कहाँ, है वहीं पे बट एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, दब गया, ठीक है, सिर्फ एक ही अलील एक्सप्रेस हो रहा है, सो दैट इज, तो ये कैसा है बेटा 100% हेट्रोजाइगस है ना। F1 जनरेशन में आप नोटिस करो पेरेंट के समय बेटा 100% होमोजाइगोसिटी थी, करेक्ट है, बट जैसे Yes, F1 sir. जनरेशन आया 100% सारे टॉल है, सारे है ना हेट्रोजाइगस है, एवरीवन इज क्लियर नाउ। बेटा जब भी हम लोग सेल्फिंग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग सेल्फिंग करते हैं रे, सेल्फिंग किसके बीच में किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो F1 जनरेशन है ना, एक को फीमेल ले लिया एक को मेल ले लिया, दोनों ही टॉल है, दोनों ही हेट्रोजाइगस टॉल है, उनका सेल्फिंग कराया। और जब सेल्फिंग किया तो बेटा देखो इसके दो प्रकार के गैमेट बन सकते हैं, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, क्योंकि है ही दो अलग, टू टाइप ऑफ गैमेट, ठीक है, मतलब पर 50% गैमेट कैपिटल टी वाले बनेंगे, 50% गैमेट बेटा स्मॉल टी वाले बनेंगे, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट अब ये देखेंगे कैसा आता है। देन ये देखो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है यार, वो भी वही प्लांट है, वो भी वही प्लांट, वैसा ही प्लांट है, सेम इसमें भी बेटा 1/2 हमें देखने को मिलता है। आर यू श्योर एवरीवन, देख रहे हो प्रॉपरली? अब देखो गैमेट्स के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, नोटिस करना यहाँ पे हमें अगर ये वाला कैपिटल टी है ना, ये वाला कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा तो हमें F2 जनरेशन में होमोजाइगस टॉल मिलेगा, यस और नो? Yes, sir. होमोजाइगस टॉल। वैसे ही बेटा अगर ये वाला कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ कंबाइन होगा तो बेटा हम लोगों को मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस टॉल। सेम थिंग बेटा दूसरे साइड से भी हमें है ना इस तरह से हमें मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, बट अगर ये स्मॉल टी के साथ कंबाइन होगा तो हमें मिलेगा बेटा है ना स्मॉल टी। तो अगर आप इसको सही ढंग से देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि तीन ऐसी प्रोबेबिलिटीज बनती है जिसमें टॉल प्लांट होगा, 1 होमोजाइगस टॉल एंड 2 हेट्रोजाइगस टॉल, करेक्ट है? सब लोग Yes, आराम sir. से देखो, बहुत आराम से देखो, ठीक है, आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो बाय दिस वे अब यहाँ पे डार्कनेस भी हमको दिखाई दे रहा है, ये देखो डार्कनेस आया वापस। तो जो सेकंड क्वेश्चन था कि डार्कनेस वापस कैसे आ जाता है ना, क्योंकि गैमेट्स प्योर होते हैं, गैमेट्स में एक ही अलील होता है और कोई भी गैमेट किसी भी गैमेट के साथ में फर्टिलाइजेशन कर सकता है, इसीलिए डार्कनेस फिर से वापस आ सकता है। बात क्लियर है क्या?
सर एक बार वापस रिपीट करो। बिल्कुल सिंपल है, देखो, क्योंकि गैमेट्स हमेशा प्योर होते हैं। मतलब क्या? क्योंकि गैमेट्स में हमेशा एक ही अलील आता है ना, दो अलील एक साथ नहीं आएंगे। प्लांट में कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ थे, बट गैमिट में नहीं आए। गैमिट में या तो कैपिटल टी आए या तो स्मॉल टी आएगा, करेक्ट है, क्योंकि वो यस प्योर सर। लाइन होगा। तो ये भी तो है कि वो जब भी गैमिट बनते हैं, गैमिट बनते समय दोनों अलील एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जब भी गैमिट बनते हैं दोनों अलील एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जब भी गैमिट बनते हैं दोनों अलील एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। कैपिटल टी अलग गैमिट में चला गया, स्मॉल टी अलग गैमिट में चला गया, एक गैमिट में तो आते नहीं है। इतना तो क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर ऐसा है तो बेटा जब फर्टिलाइजेशन होगा तो बेटा कोई भी एग किसी भी स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन कर सकता है। मतलब कैपिटल टी वाला जो स्पर्म है वो डेफिनेटली बेटा कैपिटल टी वाले एग के साथ या स्मॉल टी वाले एग के साथ में फर्टिलाइजेशन कर सकता है। और जब ऐसा होगा तो हमें, है ना, होमोजाइगस टॉल या हेटेरोजाइगस टॉल, ये दोनों चीजें मिल सकती है। सेम वे अगर बेटा स्मॉल टी वाला जो स्पर्म है वो भी कैपिटल टी वाले एग या स्मॉल टी वाले एग के साथ में फर्टिलाइजेशन कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हमें बेटा टॉल, ठीक है, या तो डॉर्फ कंडीशन मिल सकती है। तो ये डॉर्फ इसीलिए आता है क्योंकि गैमेट प्योर होता है। यस और नो? क्योंकि गैमेट में एक ही अलील होता है ना। मतलब यस सर। गैमेट में हमेशा अलील जब भी आते हैं वो पेरेंट से सेपरेट होकर के आते हैं, एक साथ नहीं आते। इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ एलील्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, करेक्ट है क्या? यस सर। ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो भाई साहब ने आंसर दिया तो था ना भाई, ग्रेट इंसान, है ना। सिर्फ लिख करके, उसको नहीं पता था डीएनए क्या है, कुछ नहीं, बस लिखा। यह है स्टैटिस्टिक्स का यूज। क्लियर है क्या? यस दो सर। क्वेश्चन और उसके दोनों के उसने भाई ने आंसर दिए बड़े सटीक से। और आज भी बेटा वो वैसे ही है, जितना हमने एडवांस किया है फिर भी वैसे ही है ये। ठीक है, ये लॉस फॉलो करता है। ठीक है, सो ये F2 जनरेशन में हमें रेशियो कैसा मिला, है ना। अगर हम चेकर बोर्ड मेथड यूज करते हैं, ये तो नॉर्मल लाइन मेथड है। अगर हम चेकर बोर्ड मेथड यूज करते हैं जो कि पुनेट नाम के साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया था, पुनेट, है ना, RC पुनेट नाम के साइंटिस्ट है ना, वो ब्रिटिश थे, पुणे से नहीं थे, पुनेट। ठीक है, सो चेकर बोर्ड मेथड है। थोड़ा सा ध्यान से देख लो, यहाँ पे आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी। यहाँ नोटिस करना कि मेल को, है ना, ऐसे बेटा आप लोगों ने ओरिजेंटल रो में रखा हुआ है, लाइन में रखा हुआ है, और फीमेल इज ऑलवेज इन द वर्टिकल कॉलम। ठीक है, फीमेल इज हियर। यस और नो? आप देख पा रहे हो? ये रूल यस है, सर। ऐसा ही लिखना है। ठीक है, तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है कैपिटल टी स्मॉल टी की, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है कैपिटल टी स्मॉल टी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब फर्टिलाइजेशन की ये चार पॉसिबिलिटीज है। दिस फर्स्ट 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, क्योंकि हाफ इंटू हाफ इज 1/4, करेक्ट है। ये बेटा मैथमेटिक्स है, भाई साहब ने यूज किया यहाँ पे। दिस हाफ प्रोबेबिलिटी देन फर्टिलाइजेशन विल बी 1/4। तो चार पॉसिबिलिटीज मिलती है। तो 1/4 पॉसिबिलिटी कैपिटल टी की है ना। दूसरी 1/4 पॉसिबिलिटी कैपिटल टी स्मॉल टी की, तीसरी 1/4 पॉसिबिलिटी कैपिटल टी स्मॉल टी की, और चौथी बेटा 1/4 पॉसिबिलिटी है स्मॉल टी की। तो कितने टॉल मिलते हैं? टॉल की बेटा अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखें, ऊपर ऊपर से देखें, तो हमें रेशियो मिलता है 1, 2 and 3। So we'll get the 3 tall as compared to the 1 dwarfness probability। 3:1 probability, करेक्ट है क्या? यस सर। 3:1 probability, बट आउट ऑफ 4 है ना, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4:1/4, है ना, दैट वी कैन सर राइट 3 by, हाँ बोलो। सर हम इतने श्योर कैसे हो सकते हैं कि जब हम F1 जनरेशन को क्रॉस करेंगे तब 4 ही मिलेंगे, मतलब F2 जनरेशन के? बिल्कुल श्योर क्यों नहीं हो सकते बेटा? श्योर इसीलिए हो सकते हैं क्योंकि सिर्फ दो ही टाइप के गैमेट बनेंगे। हमें ये समझना है कि इट इज नॉट द नंबर ऑफ गैमेट्स, यू नो, इट इज द टाइप्स ऑफ गैमेट्स। मैं ये सब अभी बोलने वाला हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों का अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना एज ए स्टूडेंट थोड़ा अलग ही रहता है।
ठीक है, इट्स नॉट द नंबर ऑफ गैमेट। मतलब देखो, हम लोग ये नहीं बोल सकते, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, क्या हम ये बता सकते हैं कि दो कपल है, मियाँ बीवी है, उनको कितने बच्चे हो सकते हैं? कैन वी टेल? नो सर। नहीं, नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते, बराबर है, ये कभी नहीं बोल सकते। उनको 100 भी बच्चे हो सकते हैं, उनकी मर्जी है, ठीक है, उनकी कैपेसिटी है, दैट्स इट। बट क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब भी उनको बच्चा पैदा होगा, ठीक है ना, ट्रांसजेंडर वाली बात को अलग रखें, जब भी उनको बच्चा पैदा होगा तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि लड़का हो सकता है, या 50% प्रोबेबिलिटी है लड़की हो सकती है? यस और नो? यस सर। बिल्कुल, तो ये तो हम हमेशा बोल सकते हैं। मतलब 1/2 is to 1/2 is the probability of getting a child as a boy or getting a child as a girl। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये यस हाँ, सर। तो क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि XX और XY ये चीज है, क्योंकि दो टाइप के गैमेट बनेंगे, सिर्फ दो टाइप के गैमेट बनेंगे, मेल में, और फीमेल में सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट बनता है, क्योंकि फीमेल में सिर्फ X क्रोमोसोम होते हैं और मेल में X और Y होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि क्या आप ये बता सकते हो कि अगर मैं अभी कॉइन को टॉस करूं, ठीक है, अगर मैं एक बार कॉइन को टॉस करूं तो क्या आ सकता है? हेड या टेल? 50-50 चांस। यस बस सर। यही तो है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि जब भी एक फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें 4 प्रोबेबिलिटीज है। 3 है कि वो टॉल हो सकता है और एक है वो कि डॉर्फ हो सकता है। करेक्ट है? यस ठीक है। सर। और जो हर एक बार जो हो रहा है ना, सिंगल सिंगल फर्टिलाइजेशन, जब हम बड़ा सैंपल लेते हैं, ठीक है, बड़ा सैंपल लेते हैं, तो उसमें सपोज 1000 प्लांट लिए, तो उसमें होगा कि 725 बार हिट हो गया 3 टॉलनेस का, और बेटा 215 टाइम हिट हो गया डार्कनेस का। तो हम लोग जस्टिफाई करते ओके इट इज नियर टू द 3:1 रेशियो। कितने लोगों को समझ में आया? यस सर। यस। यस। इसको बोलो लार्ज सैंपलिंग, इसीलिए हम लोग लेते हैं, ठीक है। राइट नाउ ये जो भी प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, ये सिर्फ वन टाइम, मतलब एक फर्टिलाइजेशन के लिए होती है, सिंगल। मतलब मैंने एक बार टॉस टॉइन किया, ठीक है, सॉरी टॉस किया कॉइन को, तो क्या होगा? इट मे बी हाफ इज व्हाट द टेल और हाफ में बी द हेड, दैट इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी फॉर अ सिंगल इवेंट, बराबर है। यस सर। अगर मैं ये बोलूं कि 10 बार मैंने टॉस किया कॉइन को 10 टाइम्स, तो आप तो यार गड़बड़ा जाओगे। ये सर ना, यस। ऐसा भी हो सकता है ना कि 10 बार बेटा सिर्फ हेड आए, है ना, यस सर। या पूरे 10 टाइम्स ये हो सकता है कि बेटा टेल आए, बराबर, ये भी हो सकता है। बट बेटा हर बार जब ने आपने कॉस्ट टॉइन की है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ बेटा, है ना, हर बार ये प्रोबेबिलिटी थी, वो हेड भी आ सकता था 50% और हेड भी आ सकता था, ठीक है, 50% और टेल भी आ सकता था 50%। दैट इज व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो टू अंडरस्टैंड दिस, है ना, phenomenon, we have to understand here gametes are distinct type not number, ठीक है, डिस्टिंक्ट टाइप्स है, 4 प्रकार के गैमेट बन सकते हैं, 4 ही गैमेट बनते नहीं है। एक ह्यूमन मेल क्या सिर्फ 4 स्पर्म रिलीज करता है क्या? क्यों? एक ह्यूमन नो मेल सर। नहीं, आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे, मिलियंस, 4 मिलियन, 3 मिलियन इतने स्पर्म रिलीज होते हैं, ठीक है। बट बेटा कितने टाइप के होते हैं ये तो आप बता सकते हो? एक ह्यूमन मेल कितने टाइप के स्पर्म रिलीज कर सकता है? 2 टाइप, 2 टाइप्स। ऑटोजोम प्लस एक्स वाला, ऑटोजोम प्लस वाई वाला। बता सकते हो कि नहीं? ये बता सकते हो? हाँ सर। Exactly यस that I सर। am telling you. So what we see is gametes are distinct types, not the number. We are not counting their number. Millions of pollen grains are released. We are not counting them. We are saying that okay, for a monohybrid cross, there are only 2 types of the gametes are possible for a heterozygous, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आ सकता है? फिनोटिपिक तो 3:1, ये प्रोबेबिलिटी हमें एक इवेंट में देखने को मिलती है। बट जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? जीनोटिपिक रेशियो डेफिनेटली बेटा कैपिटल टी एक बार आया,
कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार आता है, और यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे दिख रहा Yes, है ना, sir. है ना, कैपिटल टी एक ही बार है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार है। तो फिर ये देखो, ये वाला जीनोटाइप सिर्फ एक ही बार आया, ये वाला 2 बार आया, और ये भी एक ही बार, तो रेशियो क्या है बेटा, 1:2:1। यही रेशियो है ना। और आई कैन राइट डाउन 1/4:2/4:1/4। मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? अरे मैं यहाँ पे 2/4 Yes, नहीं लिख sir. सकता क्या? Can I write down this 2/4 here? Yes. 1/4:2/4, ये तो रियल है, बट हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स को यूज करते हैं तो 2/4 कैन बी रिटन लाइक दिस, 1/2। yes or no? So this is what the ratio, 1/4:1/2:1/4। अगर हम परसेंटेज में लेंगे तो 25%:50%:25%, 25% homozygous tall, 50% heterozygous tall, and 25% probability of the homozygous dwarf. Yes? Yes, sir. Yes or no? Right now, if you use the expansion, ठीक है, हमने बेटा ये फार्मूला जरूर देखा होगा। कैन यू हैव सीन दिस टाइप ऑफ द फार्मूलास? यस और नो? a + b Yes, sir. स्क्वायर क्या आता है? a² + b² + 2ab, यही आता है ना? यस एवरीवन, ध्यान से Yes, देखो sir. बच्चों। नाउ हाउ विल यूज इट? सी, हमारे पास 2 ही एलील है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहाँ पे कैपिटल टी स्क्वायर दिख रहा है, या स्मॉल टी स्क्वायर दिख रहा है, बराबर है कि नहीं? तो अगर है, तो अगर मैं उसको ऐसे लिखूं, कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी स्क्वायर, इट इज अ टी स्क्वायर प्लस है ना, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे देख लो, हमें ये एक बार मिलता है, ये भी हमें एक बार मिलता है, हमें ये 2 बार मिलता है। आर यू श्योर और नॉट? Yes, sir. ये तो पॉइंट है ना। अब आप बोलोगे यार मेंडल तो खतरनाक बंदा था, है कि नहीं? और इसलिए लोगों ने इग्नोर ही कर दिया, भाई साहब ये क्या कर रहा है, a²b² इधर की इधर चल भाग, है ना, ये नहीं जमेगा। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड। अभी देखो, हम जेनेटिक्स के इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना, इश्यूज को सॉल्व करते हैं, ताकि क्योंकि हम लोग ये सारी प्रोबेबिलिटीज को उसमें यूज कर लेते हैं। एनीवे, सो दिस इज द वे। अब इसका काम अभी नहीं आएगा, हम हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। हाँ बोलो। सर, ये फॉर्मूला सिर्फ F2 जनरेशन के लिए एप्लीकेबल है ना? ये हर जनरेशन के लिए एप्लीकेबल है, बट एक्सटेंड होगा, है ना। आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते चले जाओगे ना, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये बहुत ध्यान से याद रखना है कि ये सिर्फ सेल्फिंग के लिए एप्लीकेबल है। इसके लिए सेल्फिंग, जब आपको F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस मिलता है और उसका आप सेल्फिंग करते हो, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है क्या? सर Yes, पर sir. ये फर्स्ट जनरेशन के लिए कैसे अप्लाई होगा? F1 जनरेशन का सेल्फिंग करेंगे तो अप्लाई होगा। फिर से सुनो। ओके, हाँ सर, समझा? यस हाँ, सर। सही बात है ना। सुनाओ, तो हम लोगों को ये चीज मिली, है ना, हमें टॉल मिला, कैपिटल टी प्लस 2 कैपिटल टी स्मॉल टी इज टॉल, एंड प्लस स्मॉल टी डॉर्फ। ठीक है। अब बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि इनब्रीडिंग करने से होमोजाइगोसिटी बढ़ती चली जाती है, सेल्फिंग करने से होमोजाइगोसिटी बढ़ती चली जाती है, और हेटेरोजाइगोसिटी कम होती चली जाती है। करेक्ट है? Yes, sir. है ना, बराबर। पहला जब सेल्फिंग हमने किया था मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने पहला सेल्फिंग किया, इस समय क्या परसेंटेज है हेटेरोजाइगोसिटी का? 100%। सारे ऑल टॉल है। करेक्ट है? Yes, sir. मतलब F1 जनरेशन में 100% हेटेरोजाइगस कंडीशन है। बड़ा ध्यान से देखो, F1 जनरेशन में 100% सारे प्लांट ऑल टॉल हेटेरोजाइगस। ठीक है, ऑल आर। सो हेटेरोजाइगोसिटी इज 100% इन F1 जनरेशन। अब देखो, बड़ा आंखें खोलने वाली चीज मैं आपको दिखाता हूँ, कंसेप्ट का है ना, कैसे समझते हैं हम लोग। देखो, ठीक है, ये देखो, ये तो मैंने खुद बनाया हुआ है ताकि बच्चों को बड़े ध्यान से क्लियरली समझ में आए। देखो यहाँ पे हेटेरोजाइगोसिटी रिड्यूस्ड टू द हाफ बाय द इनब्रीडिंग। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मैंने आपको पेरेंट में देखने को बोला था कि हेटेरोजाइगोसिटी कितनी है, 0%, और होमोजाइगोसिटी कितनी थी बेटा, 100%। बोला था ना, देख के रखो।
यस सर। होमोजाइगोसिटी 100% है, देख के रखो, नहीं देखा होगा तो फिर एक बार दिखाता हूँ, ये देखो, पेरेंट आर 100%, ये भी देखो होमोजाइगस है, कैपिटल टी, ये देखो स्मॉल टी, करेक्ट है ना, 100% होमोजाइगस, हेटेरोजाइगोसिटी 0 है, ठीक है। बट जैसे इसने क्रॉस कराया F1 जनरेशन में बेटा, होमोजाइगोसिटी 0 हो गई, हेटेरोजाइगोसिटी 100% हो गई, आया ना चेंज, है ना। यस Now सर। just see this. Now see this. ये देखो, यहाँ पे आपको बेटा चीज देखने को मिलेगी कि पेरेंटल में हेटेरोजाइगोसिटी 0% है और होमोजाइगोसिटी 100% है। बट F1 जनरेशन में होमोजाइगोसिटी 0% हो गई और हेटेरोजाइगोसिटी 100% हो गई। अब F1 का हमने सेल्फिंग कराया, F1 का हमने सेल्फिंग कराया, और जैसे ही मैंने F1 का सेल्फिंग कराया 50% बेटा होमोजाइगोसिटी रह गई और 50% हेटेरोजाइगस। अगर आप बिलीव नहीं करते तो यहाँ देख लो, ये कैपिटल टी होमोजाइगस है, स्मॉल टी होमोजाइगस, और बाकी 2-3 हेटेरोजाइगस है। तो जस्ट है ना, हेटेरोजाइगोसिटी देखो 50% बेटा होमोजाइगोसिटी हो गई है और 50%। अब आप क्या करोगे, जो F2 जनरेशन में सेल प्लांट होते हैं ना हेटेरोजाइगस, उनका क्रॉस कराओ, और जैसे ही करोगे ना तो क्या हो जाएगा, है ना, देखो 50% ही प्लांट हेटेरोजाइगस है। अगर आप 50% का हेटेरोजाइगस लोगे तो बेटा बचेंगे कितने, F3 में 25% ही हेटेरोजाइगोसिटी रह जाएगी और 75% होमोजाइगोसिटी आ जाती है। आप करके देख सकते हो, जस्ट डू इट, ठीक है। अब आपको बेटा सिर्फ 25% प्लांट ही बचे हैं जो कि होमो हेटेरोजाइगस है इन F3 जनरेशन, ठीक है। अगर आप 25% प्लांट है उनका अगर आप सिर्फ सेल्फिंग करा पाओगे, बाकी तो नहीं करा पाओगे, तो अल्टीमेटली F4 में हेटेरोजाइगोसिटी 12.5% रह जाएगी और होमोजाइगोसिटी 87.5% आपको देखने को मिलेगी। मतलब जितना ज्यादा हम सेल्फिंग कराते रहते हैं उतना ज्यादा बेटा होमोजाइगोसिटी बढ़ती चली जाती है। जनरेशन टू जनरेशन होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है और हेटेरोजाइगोसिटी कम होती चली जाती है। मतलब कितनी कम होती है, इट इज ऑलवेज रिड्यूस टू हाफ। जब भी आप एक इनब्रीडिंग कराते हो तो बेटा आधी रह जाएगी, हाफ होता चला जाएगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस प्लांट जो है वो कम होते चले जाएंगे और नंबर ऑफ होमोजाइगस प्लांट की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे ही तो प्योर लाइन लाया था भाई ने, पहले भी मेंडल ने पहले तो प्योर लाइन ही सिलेक्ट किए थे ना, क्लियर है, ठीक है। हाँ बोलो सर, ये F3 जनरेशन के लिए कौन जो हमें 4 मिले, कैपिटल टी दो, देखो इनको छोड़ दो, इनको नहीं लेना है। अब 50% ही मिले आपके पास में, हाँ 100 सर, प्लांट थे, 100 प्लांट में 50 होमोजाइगस है, 50 हेटेरोजाइगस है, यस सर, ठीक है। सर हाँ सर हेट्रोजाइगोसिटी में जैसे हाफ हाफ रिड्यूस हो रहा है जैसे जनरेशन टू जनरेशन, तो होमोजाइगोसिटी में कितना मतलब बढ़ेगा? कितना बढ़ रहा है आप देखो ना, आपके सामने ही तो है। मीन्स रेशियो उसका फिक्स नहीं है ना, मतलब नंबरिंग या परसेंटेज? नहीं, हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। दिस इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यू नो। सो वी सी दिस इन द व्यू ऑफ द होमोजाइगोसिटी, हेटेरोजाइगोसिटी। क्यों? क्योंकि हमें जो हाइब्रिड प्लांट मिला है वो हेटेरोजाइगस है, हमें उसे रिटेन करना है, ना। अब यार उसको रिटेन नहीं कर पा रहे क्योंकि जितना हम सेल्फिंग करते चले जाते हैं उतना, है ना, नेक्स्ट जनरेशन में आधा जो है बेटा वो 25% होता है। अब आप देखो नॉर्मल है, ठीक है। आपको अगर होमोजाइगस प्लांट चाहिए तो आपको ये प्रोसेस यूज ही नहीं करनी, आपको डायरेक्टली बेटा देखो रेसेसिव प्लांट लोगे, रेसेसिव का क्रॉस करा दोगे तो आपको रेसेसिव वैसे भी मिलता है। आपको समझ में आ रही बात? यस सर। है ना। अब आपको करना क्या है, आप टॉल प्लांट का क्रॉस कराते रहो, जितने रेसेसिव आप निकाल के फेंक दो, फिर से टॉल का। तो आपको होमोजाइगोसिटी अगर लानी है तो आप सेल्फिंग करते रहो, ऑटोमेटिकली होमोजाइगोसिटी आ जाती है। हमें सिर्फ आपको डोमिनेंस के लिए ही तो प्रॉब्लम है, रेसेसिव के लिए तो होमोजाइगोसिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती, रेसेसिव के लिए होमोजाइगोसिटी एग्जिस्ट ही करती है। जब तक यस सर। होमोजाइगस कंडीशन में स्मॉल टी नहीं होगा, डॉट प्लांट आएगा नहीं, तो इसका तो होमोजाइगस बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है। अब बचता है सिर्फ टॉल प्लांट का, डोमिनेंट का हम लोगों को बेटा प्योर बनाना होता है।
तो उसमें भी मैंने तरीका बता दिया कैसा। सेल्फिंग करो, जितने आपको डार्क वाले मिले जो भी, तो उनको निकाल के फेंक दो, जितने बच गए उनका सेल्फिंग करो फिर से, तो फिर से निकाल के फेंक दो। इस तरह से बच्चों होमोजाइगोसिटी, आपको खुले में होमोजाइगोसिटी मिल जाएगी। इज इट क्लियर? यस है ना? सर। ओके। नाउ बेटा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हमने क्या पाया। मतलब मेंडल भाई साहब ने एक्चुअली होमो हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस होता है उससे क्या पाया भाई, क्या सिचुएशन, क्या चीज हम लोगों ने सीखी। तो यहाँ 3 पॉस्टुलेट्स आते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको एकदम क्लियर करता हूँ, और वो पॉइंट है कि देखो बायोलॉजी में लॉ नाम की चीज सही में एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। लॉ का मतलब होता है एक ऐसा रूल जिसको सब लोगों ने ओबे करना ही चाहिए। देखो बायोलॉजी डेफिनेटली इट इज द साइंस ऑफ वेरी वेरी हायर रेशियो ऑफ एक्सेप्शंस। इतने एक्सेप्शन हर चीज में मिलेंगे क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी इट्स टू ह्यूज। इसीलिए बेटा एक ही प्रकार का लॉ सब लोग फॉलो करे ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारे प्लांट, सारे एनिमल, सारे ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, करेक्ट है ना? कुछ है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, किसी में बेटा एमाइटोसिस होता है। तो देखो यहाँ मुद्दा आता है कि यार हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना रिप्रोडक्टिव नेचर है, और इनहेरिटेंस रिप्रोडक्शन से ही तो कैरी होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के तरीके अलग अलग है। तो बेटा ये हर चीज में जैसे कि वैसे लागू हो जाए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इतना क्लियर कर लो। इसलिए हम इनको पोस्टुलेट्स बोलते हैं या सर प्रिंसिपल्स बोलते हैं। हाँ सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशंस होते हैं? बिल्कुल, मैंने बताया तो था उस दिन कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और आएंगे तो भी सिर्फ म्यूटेशन से आते हैं। ठीक है? यस सर। हाँ, तो पोस्टुलेट ऑफ द पेयर्ड फैक्टर, अभी क्या चीज है यार पेयर्ड फैक्टर का? सबसे पहली बात तो आपको समझना है कि यार अलील सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, ये सब बातें ठीक है। सेग्रीगेट तो वो होंगे, अलग तो वो होंगे जो एक साथ पहले तो जोड़े में तो रहे। एक कपल तो हो जो सेपरेट होगा, है ना? किसका ब्रेकअप होगा भाई? ब्रेकअप किसका होगा, है ना? एक जोड़ा तो हो जिसका ब्रेकअप हो। सो पहला रूल यही है, द फर्स्ट रूल इज दिस, पोस्टुलेट ऑफ द पेयर्ड फैक्टर। फैक्टर्स जब भी आप डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देखोगे उसमें एक अलील नहीं होता, उसमें 2 अलील होते हैं, है ना? एक पैटर्नल क्रोमोसोम पे और एक मैटरनल क्रोमोसोम पे। तो ईच कैरेक्टर इज रेगुलेटेड बाय द डिस्क्रीट यूनिट। अब ये हमने, है ना, पढ़ा है कि मेंडल ने जीन्स को फैक्टर कहा था। ठीक है? यस सर। उनको लगता था कोई डिस्क्रीट यूनिट है अंदर सेल के अंदर, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो ये सब कंट्रोल कर रहा है, तो उसने उन्होंने फैक्टर कहा। इसके आगे वो बोलते हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म देयर इज इन एवरी ऑर्गेनिज्म देयर इज अ पेयर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट। ठीक है? तो आप कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म लेते हो तो हर ऑर्गेनिज्म में एक पेयर होता है, अकेला फैक्टर कभी प्रेजेंट नहीं होता, चाहे वो एक जैसा क्यों ना हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, या अलग क्यों ना हो कैपिटल टी स्मॉल टी, बट पेयर जरूर होगा। वन फैक्टर कम फ्रॉम द मेल पेरेंट, मतलब पैटर्नल होगा, एंड अनदर फ्रॉम द फीमेल पेरेंट, मतलब मैटरनल। ठीक है? तो ये चीज है पोस्टुलेट ऑफ द पेयर्ड फैक्टर। क्लियर है? ये आसान है, किसी भी डिप्लॉयड में, है ना, पेयर्ड फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। दूसरा बेटा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ये क्या होता है? बहुत सिंपल है यार, इसको हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं, लॉ कहते हैं बट है नहीं। ठीक है? याद रखो क्यों है, मैं बताऊंगा। देखो इन हेटेरोजाइगस कंडीशन वन अलील विल एक्सप्रेस कॉल्ड एज ए डोमिनेंट अलील। ठीक है? एक अलील, मैंने डोमिनेंट अलील की डेफिनेशन पहले भी आपको, है ना, पिछले क्लास में बताई थी। डोमिनेंट अलील मतलब ऐसा अलील जो अपने होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेशन दिखाए, उसे हम डोमिनेंट अलील कहते हैं। करेक्ट है ना ये? यस सर। ठीक। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलील एक्सप्रेस हो रहा है उसे हम डोमिनेंट एलील कहते हैं। डोमिनेंट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, पहली बात तो ये समझो। अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके लिए बहुत एक्सेप्शंस है जिनको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक्सेप्शन क्या है?
इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस, ये एक एक्सेप्शंस है जो लॉ ऑफ डोमिनेंस से बिल्कुल है ना रिलेट नहीं करते, वो थोड़े अलग है, ठीक है, जो है ना जो इस लॉ से दूर जाते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा तीसरा लॉ। तीसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो पेयर्ड फैक्टर हो चलेगा, कोई डोमिनेंस दिखा रहा हो, कोई रेसेसिव हो तब भी चलेगा, बट वो एक साथ रहेंगे नहीं। जब वो एक साथ रहेंगे ठीक है, वो डिप्लॉयड कंडीशन में रहेंगे, है ना, या तो डोमिनेंस दिखाएंगे या रेसेसिव हो जाएंगे, बट वो एक साथ हमेशा नहीं रहते, वो सेपरेट होने के लिए बने हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स ये बढ़िया वर्ड है क्योंकि गैमेट्स हमेशा प्योर होते हैं। मतलब क्या बेटा? गैमेट्स में हमेशा किसी भी जीन का एक ही अलील होता है, बराबर। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। ये एक्चुअली सही मायने में लॉ है। क्यों? क्योंकि जितनी बार भी गैमेट बनता है ना, हर बार ये होता ही है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है भाई, है ना, ऑलवेज इट हैपेंस, ठीक है। इसलिए ये जो है ये एक्चुअल में लॉ है, ठीक है। बट इसका रेस्ट्रिक्शन क्या है? ये लॉ सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए काम करेगा। दिस इज अ लॉ फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जो गैमेट बनाएगा उसमें ये कार्यक्रम होगा, नहीं तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये कोई लॉ नहीं है, ये लागू ही नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? है ना। तो चलो बात करते हैं। तो इसीलिए तो हॉकवीड जब नागेली ने दिया था तो नागेली का नाक डस गया भाई मेंडल बराबर से, ठीक है, क्योंकि वो असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता था, पार्थेनोकार्पिक प्लांट था, है ना, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसमें आया ही नहीं। इज इट क्लियर? राइट नाउ सो यहाँ पे बहुत लंबा सा एक्सप्लेनेशन है। व्हेन फैक्टर्स ऑफ कंट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स are present together in heterozygous and they remain together for entire generation, but देखो जब वो है ना फर्टिलाइजेशन से एक जगह आते हैं, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक साथ रहते जरूर है, बट बेटा वो हमेशा के लिए एक साथ नहीं रहेंगे, वो मिक्स नहीं हो जाते। यहाँ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं होता, ब्लेंड नहीं होते, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाते। They are present on the two different chromosomes, एक पैटर्नल क्रोमोसोम पे है, एक दूसरा मैटरनल क्रोमोसोम पे है। क्योंकि दोनों क्रोमोसोम ही सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो बेटा एलील तो जाने ही जाने, ठीक है। सो नेवर कंटेमिनेट, मतलब वो कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। एंड व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म, जब भी गैमेट बनेगा, दे विल सेपरेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट, कैपिटल टी अपने गैमेट में चला जाएगा, स्मॉल टी दूसरे गैमेट में चला जाएगा, ठीक है। एंड ओनली वन विल एंटर इनटू द गैमेट, तो गैमेट में हमेशा एक ही अलील पाया जाता है। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट होना मतलब अलग अलग हो जाना भाई, एग्रीगेट मतलब एक जगह आ जाना, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट हो जाना, इतना सिंपल है। एग्रीगेशन सेग्रीगेशन, करेक्ट है क्या? कोई बहुत बड़ी बात है ना। सो The gametes are always pure। इसका एक लाइन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर बताना है तो वो क्या है बेटा? The gametes are always pure। अच्छा, मैं एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए कौन सी प्रोसेस जरूरी है? Which process is essential for reproduction? ना नहीं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए मैं अलग सही ढंग से पूछता हूँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए सेल डिवीजन का कौन सा प्रोसेस होना चाहिए? मियोसिस। मियोसिस, बिल्कुल सही, ठीक है। मतलब जब गैमेट्स बनते हैं या जब भी मियोसिस होता है, चाहे गैमेट बने या मियोसिस से कोई भी हैप्लॉइड कंपोनेंट बने, जैसे स्पोर भी मियोसिस से बनता है, तो स्पोर भी तो बेटा है ना प्योर होते हैं फॉर द अलील, व्हाई? बिकॉज दे आर हैप्लॉइड, यस और नो, है ना। तो याद रखना कि जहां जहां मियोसिस होगा वहां वहां ये लॉ काम करेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इज इट क्लियर? यस सर। यस। नाउ दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्सल है फॉर ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबके लिए बेटा यूनिवर्सल है। दूसरा,
दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ द मियोसिस। ये सिर्फ मियोसिस के ऊपर ही भरोसे पे काम करता है। अगर मियोसिस ना हो तो ये लॉ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो, अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा है, चैप्टर तो पढ़ा होगा डेफिनेटली, अभी आप 12th में आ गए, 11th क्रॉस करके, मतलब आपने पढ़ा है। तो मियोसिस में जो मियोसिस 1 होता है उसमें आता है एनाफेज 1, और एनाफेज 1 में होता है डिसजंक्शन। क्या होता है डिसजंक्शन में? मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाते हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है, बराबर। एनाफेज 1 में तो एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 शोज द डिसजंक्शन। डिसजंक्शन ये शब्द बेटा हम लोग क्रोमोसोम्स के लिए यूज करते हैं, क्रोमोसोम्स के सेपरेशन के लिए। सेग्रीगेशन ये वर्ड हम एलील के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। देखो, मैटरनल अलग गया, पैटर्नल अलग गया, डिसजंक्शन से गया। बट मैटरनल के ऊपर तो एक अलील है, पैटर्नल के ऊपर एक अलील है, तो मैटरनल क्रोमोसोम के साथ में वो अलील अलग हो गया, ये अलील अलग हो गया, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आया था कि आप या मेंडल या कोई भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कैसे प्रूव कर सकता है कि वो होता भी है, ये कैसे प्रूव करोगे? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द रीअपीयरेंस ऑफ द रिसेसिव ट्रेट इन F2 जनरेशन, है ना, प्रूव्स दिस लॉ। करेक्ट है क्या? ये स्टेटमेंट यस समझ सर। में आता है? यही तो एक्सप्लेन किया मैंने इसके पहले। मैंने क्या बोला कि यार ये अचानक सेकंड जनरेशन में डार्कनेस आता कहां से, है ना? इस क्वेश्चन का आंसर ही तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। यस क्योंकि सर। वो सेपरेट होते हैं, सेपरेट होते हैं तो मिलने, है ना, नए कॉम्बिनेशन बनने का चांस भी मिलता है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी सेपरेट ही नहीं होते तो बेटा नया कॉम्बिनेशन बनने का चांस ही नहीं होता, तो स्मॉल टी कभी एक साथ आते ही नहीं थे और डार्कनेस कभी दिखता ही नहीं था F2 में। सो reappearance of the recessive trait in the F2 generation is the proof of the law of segregation। याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? How you will prove the law of segregation? The answer is this। करेक्ट है क्या रे? है ना? यस So सर। this point is very important, very good। Right now देखो, अगर डिसजंक्शन नहीं हुआ, जिसको हम नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं, फेल्यूर ऑफ द डिसजंक्शन या नॉन डिसजंक्शन डज नॉट लीड टू द सेग्रीगेशन। अगर देखो पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम एक ही साइड में, एक ही गैमेट में चले गए, होता है ऐसा कभी कभी। अगर ऐसा हुआ तो बेटा डेफिनेटली सेग्रीगेशन तो हो नहीं सकता। करेक्ट है ना? सेग्रीगेशन फेल हो जाएगा, है ना? सेग्रीगेशन तभी हो सकता है जब डिसजंक्शन हो, है ना? मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर दूर जाए, अलग अलग गैमेट में जाए, तो अलील्स भी अलग अलग गैमेट में जाएंगे, क्योंकि बेटा वो बैठे ही है उस क्रोमोसोम के ऊपर ना। सो दैट इज द वेरी सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पे बेटा हम लोग देख सकते हैं, स्ट्रक्चरली हम लोग समझ रहे हैं एनाफेज का क्या मतलब है। देखो, ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ये पैटर्नल, दोनों एक दूसरे के पेयर है। यहाँ पे बेटा टॉलनेस का जीन है, यहाँ पे भी बेटा डार्कनेस का, मतलब हाइट का जीन का पोजीशन वही है, क्योंकि दोनों ही क्रोमोसोम होमोलोगस है। अब जब एनाफेज होता है, डिसजंक्शन होता है, तो ये वाला क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जाएगा, ये दूसरे पोल की तरफ जाएगा। डायड होते हैं, एक्चुअली डायड जाते हैं। ठीक है, मैंने मोनैड दिखाया बस टाइम को बचाने के लिए। एनाफेज 1 में डिसजंक्शन होता है, और जब हमें दो सेल मिलते हैं, देखो एक में कैपिटल टी चला गया, एक में स्मॉल टी चला गया, क्योंकि एक में मैटरनल क्रोमोसोम चला गया, एक में पैटर्नल गया। दिख रहे हो? बट अगर Yes, नॉन sir. डिसजंक्शन हो तो, नॉन डिसजंक्शन हो तो एक में कुछ नहीं गया, है ना, एक तो खाली हाथ है, ना मैटरनल आया ना पैटर्नल आया, और दूसरे सेल में दोनों चले गए, तो बेटा देखो अलील भी दोनों एक साथ चले गए। यस और नो? सो दैट इज वेरी सिंपल। यस, सबको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? Yes, sir. ये वाला नहीं समझा सर, ये लास्ट। क्या बेटा? सर अगर नॉन डिस्जंक्शन हो तो? नॉन डिसजंक्शन बहुत आसान है। अगर आपने सेल डिवीजन को सही ढंग से नहीं पढ़ा है तो बेटा दिक्कत होगी, तो इसको समझने में जरूर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, होता क्या है कि
स्पिंडल फाइबर बनते हैं। स्पिंडल फाइबर जो भी होमोलॉगस पेयर होते हैं उनको खींचते हैं, दोनों एक है ना, एक तरफ खींचता है, एक मैटरनल को एक साइड, एक पोल की तरफ खींचेंगे, पैटर्नल को दूसरे। ये सही बात है, ये वाला। ठीक है, मान लेते हैं स्पिंडल फाइबर बराबर बना नहीं, दो सेल तो बनेंगे, ये वाला भी बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, वैसे दो सेल डिवाइड होंगे, साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, बाकी सारे क्रोमोसोम चले गए इधर। बट ये वाला जो पेयर हमने दिखाया है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये किसी एक ही सेल में चला गया, एक ही डॉटर सेल में चला गया, दूसरे सेल में गया ही नहीं। दूसरे सेल में ये क्रोमोसोम है नहीं। ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। क्लियर है क्या? यस सर। है ना? तो अगर बेटा नॉन डिसजंक्शन होता है तो दोनों क्रोमोसोम एक ही गैमेट में गए, मैटरनल और पैटर्नल। इसका मतलब दोनों अलील एक ही क्रोमोसोम एक ही डॉटर गैमेट में चले गए, डॉटर सेल में चले गए। तो बेटा डिसजंक्शन होना बहुत जरूरी है फॉर द सेग्रीगेशन। सो यहाँ पे आता है 3:1 रेशियो इज ड्यू टू द सेग्रीगेशन। 3:1 रेशियो ही आता ही इसीलिए क्योंकि सेग्रीगेशन होता है। बट देयर इज द रोल ऑफ डोमिनेंस आल्सो। बट है ना, 3:1 रेशियो डेफिनेटली बेटा सेग्रीगेशन से आता है, बट डोमिनेंस का भी तो रोल है। अगर डोमिनेंस नहीं होता तो बेटा कैपिटल टी तो टॉल होता, बट कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होता ये आप नहीं जान सकते। सही बात है ना? कैपिटल टी स्मॉल टी में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो किया, इसीलिए वो भी टॉल है ना? इसीलिए बेटा रेशियो 3:1 आएगा। तो बेटा मोनोहाइब्रिड रेशियो 3:1 क्यों आता है? इसके दो कारण है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस। यस, एवरीवन इज क्लियर? यस सर। ठीक है, पता है नीट क्या पूछता है? हाउ यू विल प्रूव विच क्रॉस यू विल रिक्वायर फॉर टू शो द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आंसर क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड। सिंपल है, वेरी सिंपल है ना? कितना सिंपल। होता क्या है, बच्चा इतना ज्यादा उड़ उड़ के जाता है, उसको लगता है कि पता नहीं क्या खतरनाक पूछेगा, और वो इतना बेसिक पूछते हैं तो वो गड़बड़ा जाता है। उसको लगता है नहीं कुछ तो गड़बड़ है ऐसा उसको लगता है ना? अरे कुछ तो पूछा है, मतलब कुछ तो होगा ऐसा लगता है, बट दे आर वेरी काम आस्किंग। यस, नाउ सी, यहाँ पे अब बेटा एक क्वेश्चन है आपके सामने। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? What will be the genotype of a parent plant if they produce 45 tall and 14 dwarf? What will be the genotype of the parental plant if they produce 45 tall and 14 dwarf? चार ऑप्शन आपके सामने है नीचे। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्यों? थर्ड फोर्थ क्यों नहीं है? सर क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 3:1 आ रहा है। तो आने दो ना, 3:1 आए तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आंसर थर्ड ही आएगा, है ना? आंसर तो थर्ड ही है बच्चे, थर्ड इज द आंसर। बट सी, थर्ड ही आंसर है, बट यहाँ पे आपको देखना है। यहाँ आपको देखो क्या मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। कंसेप्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नोट करो। When no generation is mentioned, अगर जनरेशन मेंशन नहीं की है, कौन F1 है कौन F2 है ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है, then only one generation is considered, that is immediate parent। ठीक है, नहीं तो आपको मैं क्लियर करता हूँ। जस्ट आई विल शो द क्रॉस हियर। बड़े ध्यान से समझना मैंने क्या कहा। इसमें आप देखो, मैंने F1 जनरेशन को पेरेंट नहीं लिखा है। अगर आप देख पा रहे हो तो F1 जनरेशन इज F1 जनरेशन। पेरेंट कौन है? कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना? सेल्फिंग जो किया था वो F1 जनरेशन का है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और हमें 3:1 रेशियो मिला F2 जनरेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करने वाला ये है कि उन्होंने ये जो क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में साफ नहीं लिखा है कि कौन सी जनरेशन की बात हो रही है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 आएगा। What will be the genotype of a parental plant if they produce 45 tall and 14 dwarf? तो आंसर है कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का अलग वर्जन बताता हूँ,
what will be the genotype of a parent plants if they produce 45 tall and 14 dwarf in F2 generation? Now what should be the answer? Sir, then the answer will be 4. Exactly, यही समझना है। सबको समझ में आ गया? नो सर। नो सर, हाँ या ना? समझ में? सर नहीं समझ में आया। ठीक, बिल्कुल सिंपल है ना। देखो, हम पेरेंट किसे कहते हैं, ये रूल है इधर। रूल ये है कि पेरेंट कहते हैं जो हमने पहले होमोजाइगस लिए थे उनको हम पेरेंट बोलते हैं। ठीक है, जिनके बीच में सेल्फिंग किया जाता है उनको हम पेरेंट नहीं कहते, उन्हें हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन। ठीक है, हाँ। अब क्या है, अगर उन्होंने F2 जनरेशन मेंशन ही नहीं किया तो आपके लिए तो आपको दिक्कत ही नहीं है, तो आपको बोलना है अच्छा कैपिटल टी स्मॉल टी ही पेरेंट है। बट अगर उन्होंने लिखा कि हाँ F2 जनरेशन में ये 3:1 रेशियो में दिख रहा है, तो बेटा पेरेंट कौन हुआ? कैपिटल टी इंटू। हाँ, ये बात समझ गए? सबको समझ गए? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारे बच्चों। लो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन है। ओके ओके, तो यहाँ पे ओके, फ्रॉम ए सिंगुलर, देखो यहाँ पे फ्रॉम ए सिंगल ईयर ऑफ द कॉर्न अ फार्मर प्लांटेड 200 सीड्स। ठीक है, and he obtained 140 tall and 40 dwarf. ठीक है, then find out the genotype of the parental plant. अभी बताओ। and second है the offspring produced। ठीक है, offspring का जीनोटाइप बताओ और पेरेंट का जीनोटाइप बताओ। आसान है, ऊपर वाले क्वेश्चन पे नीचे वाला क्वेश्चन डिपेंड है। क्योंकि देखो, क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे कोई F2 जनरेशन मेंशन किया है क्या? नो सर। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा कि फ्रॉम ए सिंगल ईयर ऑफ कॉर्न अ फार्मर प्लांटेड 200 सीड्स and he obtained 140 tall and 140 dwarf, then find out the genotype of। तो यार देखो, बड़ा ही सिंपल है सर यार। ए का कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, हाँ, स्मॉल कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी एंड क्रॉस विद द कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। बी का क्या होगा? बी का तो वही होगा 1:2:1 रेशियो, कैपिटल टी is to capital T small t is to small t। so this question is very simple। ये देखो, ये उसका आंसर है, ये भी उसका आंसर है। I hope it's very simply clear to you। कोई कंफ्यूजन है क्या? देख लो, आराम से देखो। यस, यस सर, क्लियर। सबको क्लियर है? ओके, now there is another question। now this is the last question for today। okay, ये है क्वेश्चन। On crossing red and white flowered plant, the ratio of red and white flowered plant in F2 generation is 60:20. Then selfing of a heterozygous red flower plant, the offsprings would show which of the following ratio? चार ऑप्शन दिए हैं, 40:60, 52:8, 48। How you solve it? On crossing red and white flowered plant, the ratio of the red and white flowered plant in F2 generation is 60:2। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, उन्होंने जनरेशन दी है, जनरेशन F2 जनरेशन में 60:20 आया है। ठीक है, so then selfing of the heterozygous red flower मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर प्लांट है ना, इनका अगर आपने सेल्फिंग किया, the offsprings would show which of the following ratio? सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें क्या किया उन्होंने, आपको घुमाया है, बाकी कुछ नहीं किया है। घुमाया है, कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या बोला, देखो, ऑन क्रॉसिंग रेड एंड व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट, मतलब पेरेंट है रेड और पेरेंट है व्हाइट, होमोजाइगस रेड होमोजाइगस व्हाइट।
उसका आएगा बेटा F1 रेट, उसका सेल्फिंग किया F2 आया 3:1 रेशियो, मतलब वो बता रहा है कि यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1 रेशियो दिखाता है। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट आपको मेंडल के लॉस के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है फिर से वही चीज, है ना, देन अगर आप, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब आप सेल्फिंग करते हो, है ना, तो फिर आपको क्या रेशियो मिलेगा? ऑब्वियसली रेशियो विल बी 3:1। तो इसमें से ढूंढो कौन है 3:1। आसान है ना। अरे सबको समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम है फिर से बोलो यार। सर आंसर यस सर, 3 है। 3। हाँ, थर्ड इज द आंसर। इसमें क्या इशू है? कुछ नहीं है, बस क्या है, उन्होंने जिस ढंग से पूछा ना उससे डर जाता है बच्चा, बोलते हैं ये क्या इतना बड़ा चीज है। कुछ नहीं, उन्होंने सीधा पूछा है कि यार कैपिटल आर स्मॉल आर का अगर हम सेल्फिंग कराते हैं तो हमें क्या रेशियो मिलेगा, इतना ही क्वेश्चन है। इतना ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो ना, उसको पढ़ो आप, मैंने अंडरलाइन करके रखा है यार, आपको दिखा नहीं, रेड कलर में अंडरलाइन करके रखा हुआ है, यस सेल्फिंग सर। ऑफ द हेटेरोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट, दैट इज इंपॉर्टेंट। बाकी उस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। यस, ठीक है। तो ये जितने जल्दी हम समझ पाते हैं उतना ही बढ़िया है बेटा, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए बेटा रोक देते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड, ठीक है। ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और डेफिनेटली बच्चों, है ना, नेक्स्ट क्लास में इसके हम लोग आगे बढ़ाएंगे कहानी। तो आज के लिए बस थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।